चलें ठीक है, मेरे ख्याल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तमाम जो पार्टिसिपेंट्स आज की हमारी मीटिंग में हैं, आप सबको खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, आप सब इस टॉक के लिए तशरीफ़ लाए। और उसके बाद आज का जो हमारा लेक्चर है, ये बेसिकली डॉक्टर रियाजुद्दीन मेमोरियल स्कूल ऑन फिज़िक्स 2026, जो कि छठा स्कूल है फिज़िक्स के हवाले से, उसका ये आखिरी दिन था। तो इस आखिरी दिन के ऊपर ये स्पेशल लेक्चर जो है वो हमने अरेंज किया। आज के हमारे स्पीकर जो हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर जमीर असलम साहब हैं, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स कायद आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। और आप एक थियोरेटिकल फिजिसिस्ट हैं, और आपकी रिसर्च जो है वो हाई एनर्जी फिजिक्स और स्टैंडर्ड मॉडल और उससे रिलेटेड इश्यूज के ऊपर है। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम जो करंट स्टेटस ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल है और जो LHC लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है CERN में, उसकी जो फिजिक्स है उसके हवाले से बात करेंगे। ओवर टू यू डॉक्टर जमील असलम। बहुत शुक्रिया अली, और बहुत शुक्रिया यासिर जमील और हाशिम। इसमें एक्चुअली यासिर मेरे पुराने दोस्त हैं, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के फेलो भी हैं। तो मैं पहले तो आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप रियाज साहब के नाम पे एक ये जो स्कूल है इसको कंटिन्यू किए हुए हैं पिछले कई सालों से। जिस तरह अभी अली ने कहा है कि ये छठा है इस सीरीज़ का, तो ये बड़ी बड़ी ही जो है ना अचीवमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस एनवायरनमेंट में कंसिस्टेंटली एक एक्टिविटी करना आसान काम नहीं है। तो उसके लिए आप सब लोगों को मेरी तरफ से काफ़ी अप्रिसिएशन है, और मैं आपका बड़ा मशकूर भी हूँ इस मामले में, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ रियाज साहब। एक्चुअली मुझे जब हाशिम ने कहा कि एक टॉक देनी है फिजिक्स जो सर्न के हवाले से था, तो क्योंकि आपको पता है सर्न का जो कैनवस है वो बहुत ब्रॉड है। जो पर्टिकुलरली अगर सर्न की बात करें तो जो लार्ज हैड्रन कोलाइडर है, वो अमूमन लोग तो ये समझते हैं कि जी लार्ज हैड्रन कोलाइडर जो है वो इसलिए बनाया गया था कि हम हिग्स को फाइंड आउट कर सके। बिल्कुल ये सही बात है कि उसका प्राइम गोल था, लेकिन ओनली गोल नहीं था। तो अगर आप समझें कि सर्न के जो मेजर जो जो जिन क्वेश्चंस को सर्न एड्रेस करना चाहता था, सर्न से मुराद मैं LHC एक्सपेरिमेंट की बात करूंगा, उनमें एक तो ओरिजिन ऑफ मैथ्स था। यानी जो मैथ्स है, क्योंकि आपको पता है कि जो मैथ्स को जनरेट करने का फिनोमेना है स्टैंडर्ड मॉडल में, अगर मैं कहूँ तो वो थ्रू इंटरेक्शन है। और वो इंटरेक्शन के थ्रू जो मैथ्स जनरेट होता है, जिस चीज़ से वो इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि क्वांटम फील्ड थ्योरी ये कहती है कि जो पार्टिकल है वो कोई फंडामेंटल चीज़ नहीं है, बल्कि वो एक्साइटेशंस हैं कुछ फील्ड्स की। अगर वो स्केलर पार्टिकल्स हैं तो स्केलर फील्ड्स की होंगी, अगर वेक्टर पार्टिकल्स हैं तो वेक्टर की, और अगर स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं तो स्पिन हाफ पार्टिकल्स की। ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह आप ये कहते हैं कि एक चार्ज पड़ा है, तो उसके करीब आप जब दूसरा चार्ज लाते हैं तो फौरन फोर्स फील करता है वो। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द एक्शन एट अ डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं कि इसी सूरत में बड़े आराम से एड्रेस हो जाता है अगर हम मान लें कि एक चार्ज के गिर्द एक पूरा फील्ड मौजूद है, और जब दूसरा चार्ज करीब आता है तो उनके फील्ड में आपस में इंटरेक्शन होती है। तो बिल्कुल समझ लीजिए ऐसा ही एक फिनोमेना है, एक फील्ड है जो हर तरफ फैला हुआ है, हिग्स फील्ड है जिस तरह। तो जो जब उसको क्वांटाइज करते थे हम, तो हमें हिग्स पार्टिकल मिलता था। अब हिग्स पार्टिकल का जो मैथ था वो पता नहीं था कितना है, एक रेंज पता थी कि इट कैन लाई अबव 90, लेट्स से 95 GeV टू 1 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो सन को LHC एक्सपेरिमेंट को जब बनाया गया था, तो मेजर मोटिवेशन यही थी कि जो टेवाट्रॉन एक्सपेरिमेंट था जो US में था, उसने लिमिट दे दी थी, अपर लिमिट सन के स्टार्ट होने से कुछ अर्सा पहले ही, फाइनल डेटा लेने से पहले, कि हिग्स का जो एक्सक्लूजन रीजन है वो लेट्स से वो 111 या 115 GeV से ऊपर ही है। लेकिन फिर LHC में हमने उस हिग्स को ढूंढा, तो यहाँ पर LHC ने आंसर कर लिया था ओरिजिन ऑफ मैथ्स को। दूसरा जो LHC का जो मेजर पर्पस है वो है कि कुछ देखिए, सुपर सिमेट्री एक बड़ी स्ट्रांग कंटेंडर है स्टैंडर्ड मॉडल की। सुपर सिमेट्री ये है कि हर एक जो पार्टिकल है उसका एक सुपर पार्टनर है जो उससे डिफर करता है बाय स्पिन हाफ। इसका मतलब है अगर कोई फर्मियान है तो उसका सुपर पार्टनर जो है वो बोसन होगा, और अगर कोई बोसन है तो उसका सुपर पार्टनर जो है वो फर्मियान होगा। इसकी मोटिवेशन क्या थी? इसकी मोटिवेशन ये थी कि जब हम स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर लूप डायग्राम्स कैलकुलेट करते हैं तो कुछ सिंगुलैरिटीज आती हैं। अगर उनमें आप सिंगुलैरिटी से मुराद है कुछ इन्फिनिटीज आती हैं,
तो जब उनको ख़त्म करना होता है तो हमने देखा कि उनमें अगर हम ये सुपरसिमेट्रिक पार्टिकल्स फ्लो कराते हैं तो इन्फिनिटीज़ को बड़े नेचुरल वे में वो कैंसिल कर देते हैं। तो ये सुपरसिमेट्री हैज़ अ वेरी स्ट्रांग मोटिवेशन। बिल्कुल उसी तरह सुपरसिमेट्री में फिर ये हुआ कि हमें ये पता है कि मैं इस पे आऊंगा भी कि मैसेज की हायरार्की है, हायरार्की क्या है वो मैं उसका जिक्र करूंगा थोड़ी देर में। उनको एड्रेस करने के लिए पहले तो स्टैंडर्ड मॉडल में एक हिग्स बोसॉन था, इसमें एटलीस्ट टू हिग्स बोसॉन डबलेट रखे गए थे, यानी दो हिग्स के जो है ना वो डबलेट्स होंगे। डबलेट से मुराद ये है कि एक मैट्रिक्स है जो 2 by 1 का है, लेट्स से। तो ये था कि एलएचसी पे अगर हम एक सेकंड हिग्स भी ढूंढ लें या कोई सुपरसिमेट्रिक पार्टिकल ढूंढ लें तो ये भी एलएचसी की मोटिवेशन में एक मोटिवेशन थी। जो तीसरी मोटिवेशन थी वो थी ओरिजिन ऑफ द, जिसे कहते हैं ना, राइट आफ्टर द बिग बैंग यूनिवर्स वाज वेरी हॉट एंड डेंस। तो उस वक्त जो क्वार्क्स और ग्लूऑन्स थे वो प्रोटॉन में कन्फाइन नहीं थे, टेक्स्ट लाइक अ क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा। तो अर्ली यूनिवर्स की फिनोमेना को स्टडी करना भी एलएचसी के पर्पसेस में से एक पर्पस था। फिर था कुछ एग्जॉटिक पार्टिकल्स ढूंढना। एग्जॉटिक एग्जॉटिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स जो आप इमेजिन कीजिए कि जो क्वार्क मॉडल है, यानी क्वार्क्स को जोड़ के आप लेट सपोज के जो मेजन बनाते हैं और फर्मियंस और बेरियंस बनाते हैं, उनको उनके अलावा भी कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो उनको ढूंढना। ये क्वार्क सेक्टर की बात कर रहा हूँ। अदर भी एग्जॉटिक पार्टिकल्स थे जिस तरह डार्क मैटर के कैंडिडेट्स हैं वगैरह वगैरह। तो इसको करने के लिए एलएचसी को 4 मेजर हिस्सों में डिवाइड किया गया था। मैं आखिरी हिस्से को इसलिए छोड़ रहा हूँ कि जब मैं उसका जिक्र करूंगा तो फिर स्टॉक का भी जिक्र करूंगा। उसमें पहला जो था वो था जो सीएमएस है और एटलस है, ये दो मेजर ऑल पर्पस एक्सपेरिमेंट्स हैं। यानी ये ना सिर्फ बाकी एक्सपेरिमेंट्स वाली चीज़ें भी देखेंगे, बल्कि जो बाकी एक्सपेरिमेंट्स सर्न के जो बाकी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके अलावा भी ये देखेंगे। मसलन जिस तरह स्टैंडर्ड मॉडल का हिग्स है वो यहाँ पे मिला, बाकी एक्सपेरिमेंटल जो सर्न के जो एटलस है, सॉरी जो एलिस और जो सी एम एल एस सी बी है वहाँ पे हिग्स, ऑफ कोर्स वो हिग्स को ढूंढने के लिए नहीं बनाए गए, क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट एक खास चीज़ को ढूंढने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। तो अब ये समझिए कि सी एम एस और एटलस जो है ये ऑल पर्पज डिटेक्टर्स हैं, यानी ये पार्टिकल्स को भी ढूंढ सकते हैं, इसके अलावा ये प्रिसीशन फिजिक्स में भी हेल्प कर सकते हैं। तो प्रिसीशन फिजिक्स क्या है उसका मैं जिक्र करता हूँ अभी। फिर एलिस जो था वो हैवी आयन कोलिजन है। जब उससे हैवी आयन कोलिजन कराते हैं तो कोआगुलुआन प्लाज्मा की स्टडी के लिए एलिस एक्सपेरिमेंट था। जो अदर एक्सपेरिमेंट था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है लार्ज हैड्रॉन कलाइडर का, एलएचसी बी जिसे कहते हैं, यानी जो बी क्वार्क से रिलेटेड फिजिक्स को ढूंढता है। शुरू में जिक्र किया था, स्टैंडर्ड मॉडल का को वेरीफाई करना ही एलएचसीबी की वन ऑफ द मेजर मोटिवेशन थी। शुरू में ये कहा गया था कि वी जस्ट वांटेड टू फाइंड द हिग्स बोसॉन व्हिच इज द रिमेनिंग कंटेंट ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल। उसके अलावा फिर डब्ल्यू मैस की प्रॉपर्टी, डब्ल्यू सॉरी बोसॉन की प्रॉपर्टीज, टॉप क्वार्क, जेड बोसॉन, जो स्टैंडर्ड मॉडल के बाकी पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज को मजीद बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना भी सर्न की मोटिवेशन में से एक मोटिवेशन था। तो मैं जिस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ आज वो बेसिकली फ्लेवर फिजिक्स। फ्लेवर फिजिक्स से मुराद ये होती है कि समझ लीजिए कि बी क्वार्क से रिलेटेड जो फिजिक्स है और इनका करंट स्टेटस जो है वो स्टैंडर्ड मॉडल में क्या है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं स्टैंडर्ड मॉडल को का कि ऑफ कोर्स हमें पता है कि मॉडल है। जिस तरह हमने अपने बचपन में 11वीं 12वीं जमात में पढ़ते हैं कि मॉडल होता क्या है, कि बहुत डिफिकल्ट सा कोई चीज़ है, उसको हम इजीली कुछ फॉर्मुलेट करके उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली दैट समथिंग इज नोन एज द मॉडल। तो ये जो मॉडल है स्टैंडर्ड मॉडल, ऑफ कोर्स एक मॉडल है, हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये हर चीज़ का आंसर करेगा, लेकिन एटलीस्ट जिन चीज़ों का ये आंसर करता है, क्या उनके आंसर क्या उनमें भी कोई एम्बिग्युइटी अभी है, क्या उनमें भी कोई ऐसी चीज़ है जो स्टैंडर्ड मॉडल से की जो प्रोडिक्शंस हैं उनसे डिफर करती है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए जो फ्लेवर फिजिक्स है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट समझा जाता है। और सॉरी एक सेकंड में, हाँ, मैं पहले आपको ब्रीफली बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड मॉडल है क्या। स्टैंडर्ड मॉडल जो है वो बेसिकली जिस तरह आप देखें ना, तो जैसे मेंडलीव्स का पीरियोडिक टेबल था, उसने क्या किया था, उसने एक जैसी प्रॉपर्टीज को देखते हुए जो एलिमेंट जो जो जो
आप समझ लीजिए एलिमेंट्स थे उनको अरेंज कर दिया था। तो ये आप समझ लीजिए मेंडली पीरियोडिक टेबल है जो स्टैंडर्ड मॉडल है फॉर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। जब मैं कहता हूँ फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जो किसी चीज से जुड़ के नहीं बने हुए। मसलन उनमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जैसा ही एक पार्टिकल जो लेप्टॉन है जिसे म्यूऑन कहते हैं, और तीसरा भी इलेक्ट्रॉन का जो हैवियर, इन दोनों से हैवी है वो टाउ लेप्टॉन है। तो अगर आप देखें तो इस फिगर के अंदर मेरा शायद आपको कर्सर नजर आ रहा हो, तो आप समझे कि नीचे से ऊपर जब जा रहे हैं ना, इस राइट लेफ्ट से राइट, तो आपको मैस बढ़ता, इन पार्टिकल्स का मैस ज्यादा है। यानी नीचे जो है स्टेट्स के वो सबसे कम है, यानी इस तरफ। फिर आप गए सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन हैवियर है लेप्टॉन्स में भी, और बैरियंस और क्वार्क्स में भी, सॉरी। इसी तरह 6 क्वार्क्स भी हैं, अप डाउन चार्म स्ट्रेंज और टॉप बॉटम। तो जो फिजिक्स मैंने जिस तरह आपसे कहा कि ये बॉटम क्वार्क की जो है वो उसके उसकी फिजिक्स का हम जिक्र करेंगे। अब मसला ये है कि स्टैंडर्ड मॉडल का जो लेग्रांजियन जब आप लिखते हैं, तो लेग्रांजियन आपको पता है कि जिस तरह मैंने कहा था कि इंटरेक्शन से मैथ मिलता है, तो मैथ्स जो जब मैथ्स टर्म आप डालने की कोशिश करते हैं तो कुछ फंडामेंटल सिमेट्रीज हैं जो ब्रेक कर जाती हैं। इसका मतलब है बाई हैंड मैथ्स नहीं दिया जा सकता किसी चीज को। वी हैव टू डिजाइन अ मैकेनिज्म टू गिव मैथ्स। अब मसला यह है कि अगर एक मैकेनिज्म हम डेवलप करते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक पार्टिकल को इतना कम मैथ्स दे, जिस तरह के हम समझ लें इलेक्ट्रॉन है जिसका मैथ्स बहुत ही कम है, और लेस देन GeV समझ लें, और अगर टॉप को आके जिसका मैथ्स 172 GeV है, यानी ये एटलीस्ट 4 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड लार्जर इलेक्ट्रॉन से। तो ऐसा क्या मैकेनिज्म है जो एक ही चीज से इंटरेक्ट करके मुख्तलिफ पार्टिकल्स मुख्तलिफ मैस गेन करते हैं? ये एक प्रॉब्लम है जिसको कहते हैं हायरार्की प्रॉब्लम, कि वाई द स्ट्रेंथ ऑफ द मैसेज एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्सेस दोनों इतनी डिफरेंट क्यों हैं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज सो वीक एंड द स्ट्रांग फोर्स इज सो स्ट्रांग। तो ये क्या ऐसा मैकेनिज्म इन हायरार्कीज का? तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए सुपर सिमेट्री को डिज़ाइन किया गया था, जिसका मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ी देर बाद हायरार्की का जिक्र करूंगा। तो ये है हायरार्की प्रॉब्लम जिसको आप कहते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हम सुपर सिमेट्री पे तो जा नहीं रहे। मैं बताऊंगा कि सुपर सिमेट्री पे हम क्यों नहीं जा रहे इसमें, और सुपर सिमेट्री का प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है। तो इन सब पार्टिकल्स को मैस देने के लिए स्टैंडर्ड मॉडल में एक चीज इंट्रोड्यूस की गई थी जिसे कहते हैं हिग्स बोसॉन। पार्टिकल जो हैं वो हिग्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और मैस गेन करते हैं। इसकी मैंने एक आसान सी एक एनालॉजी बनाई हुई है, वो मैं आपको भी बता देता हूँ कि वो क्या है। तो बेसिकली आप समझ लें कि ये पीरियोडिक टेबल है हमारे पार्टिकल्स का। अब आपको पता है फोर्सेस जो हैं उनके हमेशा कैरियर्स होते हैं। कैरियर से मुराद ये है कि जो एक्सचेंज पार्टिकल होते हैं एक जगह, एक एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल के दरमियान या दोनों के दरमियान, आप समझ लीजिए, क्योंकि डिस्टिंक्शन हम यूजुअली नहीं करते कि इसने इधर से पार्टिकल किया, अनलेस एंड अनटिल हम ये ना जानते हो कि कौन सा पार्टिकल जो है वो एमिट कर रहा है और कौन सा पार्टिकल एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स में भी यही होता है। आप फॉर इन द पास्ट आप कोई चीज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कहीं से आपने कोई बुलेट फायर की, और फॉर इन द फ्यूचर आप उस बुलेट को डिटेक्ट करते हैं। तो दीज आर नोन एज कॉजल इवेंट्स। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि बुलेट आपने फायर ना की हो और कहीं पर डिटेक्ट हो गई हो। दिस इज द फिनोमिना ऑफ द कॉजालिटी। तो द इफेक्ट इज फॉलो, एक्चुअली इफेक्ट जो है वो फॉलो करता है काज को। इसलिए ये सारे रिटार्डेड इवेंट्स होते हैं जब आप रिटार्डेड पोटेंशियल्स वगैरह भी पढ़ते हैं। तो अनलेस अनटिल ऐसा फिनोमिना ना हो, तो हम नहीं बताते कि किस पार्टिकल ने क्या चीज़ एमिट की और वो किस डायरेक्शन में उसने ट्रैवल किया। तो ये समझ लीजिए कि ये जो स्टैंडर्ड मॉडल में चार नहीं, आप 5 समझ लीजिए इन दैट सेंस। अगर मैं चार्जेस की बात में करूं तो जेड जो है वो न्यूट्रल है, और डब्ल्यू प्लस माइनस जो है ये चार्ज बोसॉन्स हैं। फोटॉन ऑफ कोर्स हमारी लाइट है, और जो ग्लूऑन है ये बिटवीन द क्वार्क्स होता है। अब 8 ग्लूऑन्स होते हैं, तो इसलिए मैंने कहा अगर आप चार्ज का जिक्र ना करें तो मैं 5 का जिक्र करूंगा, और अगर आप इनके अपने कलर चार्जेस वगैरह का जिक्र करें तो फिर इनकी तादाद बढ़ जाती है। तो इनमें डब्ल्यू और जेड दोनों हैवी हैं, फोटॉन और ग्लूऑन दोनों जो हैं वो मैसलेस हैं। और डब्ल्यू और जेड जो है ये वीक न्यूट्रल करंट्स के बोसॉन्स कहा जाता है। ये कार्लो रूबिया ने जब LHC-b से पहले ही ये ढूंढ लिए थे, और गॉट नोबेल प्राइज ऑन दिस वन। और ये स्टैंडर्ड मॉडल की पहली चीज थी जो जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हुई थी कि यस देयर आर द वीक न्यूट्रल करंट्स। और जब वीक न्यूट्रल करंट्स मिली थी तो फिर पता चला था कि जो पैरिटी वायलेशन का फिनोमिना है, एक्चुअली दैट इज एन इंपॉर्टेंट फिनोमिना आल्सो। तो ये जो तो डब्ल्यू जेड जो मिल गए थे, इसीलिए फिर हिग्स के लिए काफी स्ट्रगल थी कि मिसिंग चंक अगर मिल जाए। देखिए जो पार्टिकल इंटरेक्ट करके मैस गेन कर रहे हैं अगर वो मिल गए हैं,
तो ऑरिजिन ऑफ द मैस ढूंढना फिर एक नेचुरल नेचुरल क्वेश्चन था, तो इसलिए फिर हिग्स बोसन को ढूंढने के लिए काफ़ी एफर्ट जो है वो एलएससी में एलएससी में पुट ऑन की गई थी। तो मैं जो इसके अलावा जिस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा वो ये है कि स्टैंडर्ड मॉडल जो है ये इसकी वीक न्यूट्रल करंट्स की ऑब्जर्वेशंस के बाद these three gentlemen they got the Nobel Prize। इसमें शेल्टन ग्लाइशो है एक्चुअली, अब्दुल सलाम है और स्टीवन वाइनबर्ग है। और इन तीनों ने 1/3 ऑफ द प्राइज मनी शेयर की थी। और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात थी वो ये थी कि जो ग्लाइशो का जो आइडिया था वो था बेसिकली अबाउट दिस SU2। देन सलाम एंड वाइनबर्ग ने पूरा फिनोमेना डेवलप किया था कि हाउ दिस SU2 क्रॉस U1 सिमेट्री ब्रेक होके U1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में जाती है। तो सिमेट्री ब्रेकिंग का पूरा फिनोमेना जो था वो एक्चुअली इन्होंने एक्सप्लेन किया था, और इसी वजह से इलेक्ट्रो वीक यूनिफिकेशन हुई थी। तो इसकी वजह से फिर ये नोबेल प्राइज मिला था इनको। तो इसलिए देखें इसकी साइटेशन में भी लिखा हुआ है इंक्लूडिंग द इंटर एलिया द प्रेडिक्शन ऑफ वीक न्यूट्रल करंट्स। उस वक्त तक हिग्स बोसन नहीं मिला था। और एक्चुअली हिग्स बोसन के फिनोमेना को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है। आप ये समझ लीजिए कि एक 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 रूम है जो फिल्ड है, एक कमरा है जिसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई एक जो है वो जब 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 लेट्स से सेलिब्रिटी एंटर होता है या होती है, तो क्या करते हैं सारे लोग उसकी तरफ रश इन करते हैं। तो इसका मतलब है शुरू में तो वो जो सेलिब्रिटी था वो तो आराम से अंदर आ सकता था, लेकिन जो ही लोग उसके इर्द गिर्द क्लस्टर होना शुरू हुए तो ऐसे लगा जैसे एक बहुत बड़ा मैस जो है उसने इकट्ठे मूव करना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली आप समझिए यही एक नाइव एनोलॉजी है हिग्स बोसॉन के साथ इंटरेक्शन की, कि पार्टिकल जब इंटरेक्ट करते हैं देन दे फील हैवियर। जो पार्टिकल बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करते वो फोटॉन है, उसका कोई मैस नहीं है। जो जितने किंक्स लेता है उसमें उतना उसका मैस होता है। तो ये मैंने एक आसान तरीके से इसको ड्रा करने की कोशिश की थी कि इलेक्ट्रॉन इतनी मुश्किल से नहीं गुजरता तो इसलिए उसका मैस कम है। टॉप क्वार्क जो है वो काफ़ी जो है वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है तो उसका मैस ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा इंटरेक्ट करता है, क्यों कम करता है, दैट क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड ऑनेस्टली। लेकिन ये है कि दिस इज हाउ नेचर वर्क। तो अक्सर और बेशतर लोग पूछते हैं ना कि जी ऐसा क्यों है, तो कभी आपने सोचा है कि जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट अल्फा वो 1/137 ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं है? इसलिए कि अगर 1/137 ना होता तो शायद तो हाइड्रोजन एटम भी स्टेबल ना होता। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो ए प्रायरी हैं जो नेचर के अंदर हैं वो हैं बस। हाँ, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं है। हाँ, तो वो शायद मोर फंडामेंटल क्वेश्चन है जो जो किसी फंडामेंटल क्वेस्ट की तरफ लेके जाता है। अच्छा, अगर आपको मैं हिग्स बोसन के बारे में थोड़ा सा बताऊं कि स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग क्या है, तो उसका एक बड़ा आसान सा तरीका है अंडरस्टैंड करने का। आप सब लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी जिसे जिसे कहते हैं सिंपल पेंडुलम। आप सिंपल पेंडुलम में थोड़ी सी तब्दीली कीजिए और उस जो क्लासिकल मैकेनिक्स में आप पढ़ते हैं। अब आप समझिए कि वो जो सिंपल पेंडुलम है क्लासिकल मैकेनिक्स का, उसमें आपने मैसलेस स्ट्रिंग की बजाय एक मैसलेस रॉड लगा दिया है। अब मैसलेस रॉड लगाने का फायदा क्या हुआ है कि अब नो इट्स नॉट अ सिंपल पेंडुलम, लेट्स कॉल इट एज अ पेंडुलम। अब क्या होता है कि अगर आप एक मैस को लेके जाते हैं ऊपर, हम पहले तो स्मॉल ऑसिलेशन स्टडी करते थे ना स्ट्रिंग के केस में, क्यों? क्योंकि अगर थीटा बढ़ जाएगा तो एक सर्टेन प्रिसिशन लिमिट से थीटा बढ़ जाता है तो स्ट्रिंग झटक जाती है, झटक जाती है तो उस पर एक कि जर्क आता है, जर्क आता है तो वो इनर्शियल फ्रेम की कैलकुलेशन नहीं रहती। तो ये अगर रॉड के मामले में ये मसला नहीं है। इवन अगर रॉड से आप झूला बनाएं तो आप झूला पूरा 360 चक्कर लगा सकता है। तो अगर आप इसके पोटेंशियल को लिखें एक सिंपल पेंडुलम के पोटेंशियल को, तो आपको पता है ये पोटेंशियल लिखा जा सकता है mg, जो कि मास है पार्टिकल का जो बांधा हुआ है अपने रॉड के साथ, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अगर l लेंथ है रॉड की, तो जितना रॉड ऊपर उठेगा अपनी मीन पोजीशन अपनी सेंट्रल पोजीशन से, उतना ही कोसाइन थीटा से लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब है लेंथ जो ऑब्जर्व लेंथ है जो जब वो एंगल थीटा पे था, तो अब वो एल नहीं है बल्कि एल इंटू 1 - कॉस थीटा हो गई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 1 - कॉस थीटा का फैक्टर जो है, क्योंकि अगर आप थीटा को 0 पाई 2 पाई 3 पाई पुट करते जाएं तो आप देख सकते हैं कि कहीं पे ये एक साइनोसाइडल पोटेंशियल बन जाता है। कहीं पे जीरो है, कहीं पे मैक्सिमम है, फिर जीरो है।
तो जो टॉप ऑफ द पोजीशन होती है पोटेंशियल की, है तो वो भी स्टेबल पोजीशन, जो बिल्कुल ऐसी लगती है साइन वेव। अब समझे, ये उसी साइन वेव का एक हिस्सा है। अब ये जो पोजीशन है, ये भी तो एक मिनिमा है, एक्सट्रीमा है। क्योंकि आपको पता है, जब भी आप ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन लिखते थे तो आप एक्सट्रीमम फाइंड आउट करते थे। तो ये भी तो एक एक एक्सट्रीमम पोजीशन है। लेकिन मसला है कि अनस्टेबल है। अनस्टेबल इसलिए है कि ये अगर आप इसको थोड़ा सा भी इधर उधर डालते हैं तो ये इधर या इस तरफ गिर जाएगा या इस तरफ गिर जाएगा, लेफ्ट राइट पे। और अगर ये एक हैट की तरह है तो ये थ्री, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जब तक ये पड़ा है तो एक सिमेट्रिक पोजीशन है, हर तरफ से बराबर बराबर है। तो ये हम इसकी कोई कोई मैथ, इसका इसका जो है वो मैथ सब पार्टिकल्स का जीरो है, क्योंकि मैंने कहा था हिग्स से जब पार्टिकल्स इंटरेक्ट करते हैं तो मैथ गेन करते हैं। अच्छा, सडनली जब ये पार्टिकल इधर गिर जाता है तो ये इन सारी जगहों में कहीं भी जा सकता था। इसका मतलब था उसके पास एक एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ गई थी, ना सिर्फ ये ऊपर नीचे हो सकता है बल्कि इस तरफ भी जा सकता है। अब फर्ज कीजिए ये सारी मिनिमम पोजीशन स्टेट्स हैं, ये वाली सारी जो नीचे की तरफ है स्टोपी के निचले हिस्से पे, ये मैक्सिकन हैट टाइप जो बना है। अगर इनमें से आप कोई एक पॉइंट को चूज कर लें कि ये मेरा फेवरेबल पॉइंट है, फेवरेबल आपसे मुराद ये है कि जिसमें ये पार्टिकल आके लेट सपोज गिरा है, लेट से, तो इसका मतलब है दिस इज अ पर्टिकुलर चॉइस। लेकिन इस चॉइस को लेने का नुकसान क्या हुआ, सिर्फ इस पॉइंट के अलावा आपने बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं वो इग्नोर कर दिए हैं। इसका मतलब है ये लोएस्ट एनर्जी स्टेट थी जो कि वैक्यूम स्टेट है, तो आपने वैक्यूम के मिनिमा से एक पॉइंट चूज कर लिया है। दिस वे ऑफ चूजिंग अ मिनिमा इज नोन एज इस ये जो सॉरी इस तरीके से जिससे आप ये मिनिमा चूज करते हैं, तो वो सारी सिमेट्रीज जो इस एक्सिस में थी, ये जो मैंने रेड सा बनाया हुआ है, ये अब सारी खत्म हो गई हैं, क्योंकि अब ये यहाँ पे आ गया। इसके पहले ये इसमें रास्ते में कहीं भी लुढ़क सकता था ना, इस पूरे चक्कर लगा सकता था। दिस वे ऑफ ब्रेकिंग अ सिमेट्री इज नोन एज अ स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग। तो जब ये है जिसे जिसे कहते हैं हिग्स मैकेनिज्म। तो पीटर एंगलर्ट और ब्रॉड एंगलर ब्रॉड का ये मैकेनिज्म था कि दिस इज हाउ द सिमेट्री इज ब्रोकन, और ये सिमेट्री ब्रेकिंग जो है दिस लीड्स टू द हिग्स फिनोमेना। और ये हिग्स फिनोमेना से पार्टिकल पे मास गेन करते हैं। तो हम देखते हैं कि डब्ल्यू और जेड तो कोई मास नहीं गेन, सॉरी डब्ल्यू और जेड तो मास गेन करते हैं, लेकिन फोटॉन जो है वो मासलेस रहता है। तो इसका एक तरीका है, आप लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैट्रिसेस लिखते हैं। और जब आप मैट्रिसेस को रोटेट करते हैं, आप बल्कि छोड़िए ऑर्डिनरी वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, अगर आप एक वेक्टर को अपनी जगह पे रखें और एक्सिस को रोटेट करें, तो आप नए एक्सिस और पुराने एक्सिस को एक यूनिटरी मैट्रिक्स से रिलेट कर सकते हैं। बिल्कुल यही वो काम यहाँ भी करते हैं। और पार्टिकल्स को मिक्स करते हैं, मिक्सिंग मैट्रिक्स से, मिक्सिंग के बाद जब कैलकुलेशंस करते हैं, सिमेट्री ब्रेकिंग को इन्वोक करते हैं, तो आप देखते हैं कि डब्ल्यू और जेड के साथ जो मैथ टर्म नॉन जीरो आती है, जबकि फोटॉन के करस्पॉन्डिंग कोई टर्म नहीं आती, तो फोटॉन बिकम्स द मैथलेस। तो ये इसका मैथमेटिक्स है काफ़ी, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है लेकिन करना पड़ता है, लेकिन ज़रूरत तो नहीं टॉक में इसकी। लेकिन मैंने आपको क्रक्स बता दिया कि स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग से मुराद क्या है। उसके बाद मैंने जिस तरह कहा आपको कि वन ऑफ द क्वेस्ट ऑफ द सन वाज टू फाइंड द हिग्स बोसन, तो अल्टीमेटली हमें 2012 में हिग्स बोसन मिल गया। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप कह लीजिए, वी फाउंड इट एट अ वेरी लो मास ऑफ 125 टू 126 GeV। यानी ये वो है जो समझ लीजिए कि टेवाट्रॉन ने कहा था कि इसका मास लेट से 115 से ऊपर है, तो ये बिल्कुल उसके करीब मिला। एंड द मेजर इवेंट्स वर द टू फोटॉन हिग्स डिकेइंग टू टू फोर्स। तो यहाँ से हिग्स मिला 125 टू 126 GeV। इसके बाद काफी कोशिश हुई कि हम सुपर सिमेट्री के, क्योंकि सुपर सिमेट्री में दो हिग्स डबलेट है तो पांच हिग्स बोसॉन्स पॉसिबल हैं। तो देखा गया कि ये ऐसा भी हो सकता है कि दिस वन ऑफ द सुपर सिमेट्रिक हिग्स बोसॉन्स हो, बाकी चार हैवियर हो ऑफ कोर्स। लेकिन इसमें कोई सक्सेस नहीं हुई। तो इसलिए हम इसको कहते होते हैं कि दिस इज द हिग्स बोसॉन। द हिग्स बोसॉन जब कहते हैं, द लफ्ज लगाते हैं साथ में, या दी हिग्स बोसॉन, तो इसका मतलब ये होता है कि ये स्टैंडर्ड मॉडल का हिग्स बोसॉन है। और इसलिए बाज पार्ट लोग इसको गॉड पार्टिकल या वगैरह वगैरह कई नाम देते होते हैं। तो एज फार एज दिस हिग्स बोसन इज कंसर्न, तो LH लार्ज hadron कोलाइडर की जो मेजर मोटिवेशन थी वो इसके बाद अचीव हो गई थी कि वी फाउंड द हिग्स बोसन। लेकिन 2012 के बाद हमें अभी तक कोई फंडामेंटल ली न्यू पार्टिकल नहीं मिला। वी आर अनएबल टू फाइंड एनी सुपरसिमेट्रिक पार्टिकल। और उसकी रीजन ये नहीं है कि कुछ लोग इससे ये कंक्लूड करते हैं कि शायद सुपरसिमेट्री है नहीं है। परहैप्स ये बहुत अर्ली है कंक्लूड करना कि सुपरसिमेट्री नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि जो सुपरसिमेट्रिक पार्टिकल्स हैं उनके, क्योंकि उनके मैसेज ज़्यादा हों। और मैसेज का ताल्लुक एनर्जी से क्या है, हम जब दो पार्टिकल्स को कोलाइड कराते हैं 14 टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एनर्जी में,
तो हम क्या करते हैं कि कुछ पार्टिकल्स पैदा करते हैं। अब ऑफ कोर्स उन पार्टिकल्स का मास जो है वो जितने हैवियर होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी हमें। तो ऐसा भी हो सकता है कि एलएचसी की एनर्जी जो है, जो शुरू में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सुपरसिमेट्रिक पार्टिकल्स को ढूंढने के लिए काफी हो, सुपरसिमेट्रिक पार्टिकल जो है उससे वे मोर हैवियर हों। तो जो करंट बाउंड है सुपरसिमेट्रिक पार्टिकल्स पे, वो मोस्टली अब ये हो गए हैं कि वो प्रीवियसली जो ये समझा जाता था कि ये जीवी रेंज में है, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब उनकी जो रेंज बढ़ के वो टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चली गई है। तो शायद वो फ्यूचर कोलाइडर्स में मिल जाए, या पॉसिबली एलएससी का जब रन थ्री हो, हाई ल्यूमिनोसिटीज हो, तो उससे शायद हमें फिर कोई हिंट्स मिले। लेकिन एज फार एज द करंट स्टेटस इज कंसर्न, द सुपरसिमेट्री, we haven't found any signs of supersymmetry as of today. अच्छा, फिर जो और फंडामेंटल एक प्रॉब्लम था जहां पर, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि अब ये स्टैंडर्ड मॉडल तो मिल गया। स्टैंडर्ड मॉडल बड़ा सक्सेसफुल मॉडल है, ऑफ कोर्स। देखें, उसने डब्ल्यू और जेड बोसॉन प्रिडिक्ट किए, डब्ल्यू और जेड बोसॉन मिल गए। स्टैंडर्ड मॉडल ने ये बताया आपको कि एक हिग्स फिनोमेना है। ऑफ कोर्स उसने हिग्स के मैथ्स पे कोई लिमिट नहीं रखी थी, वो कहता था कि इट कैन रेंज फ्रॉम जीवी टू टीईवी, और हिग्स बोसॉन भी मिल गया। तो स्टैंडर्ड मॉडल एज फार एज द कंटेंट्स आर कंसर्न दैट इज कंप्लीट। इसका मतलब इसके बाद ये होता है कि अब ये स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल जब मुख्तलिफ इंटरेक्शंस में आते हैं, तो स्टैंडर्ड मॉडल कुछ प्रिडिक्ट करता है कुछ ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू। अगर वो ऑब्जर्वेबल्स की वैल्यू जो स्टैंडर्ड मॉडल ने प्रिडिक्ट की हुई है, अगर वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से डिफर करती है, तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है ये देखने का कि नहीं भाई, स्टैंडर्ड मॉडल कंप्लीट नहीं है, उसके अलावा भी कुछ चीज़ है जिसका भी हमें पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है, बट देर इज सम फिजिक्स जो कि स्टैंडर्ड मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। और उस फिजिक्स को हम कहते हैं कि ये न्यू फिजिक्स है। तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए एक फिनोमिना था जिसे हम कहते थे कि ये है, जिसे कहते थे हम कि अनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ म्यू वन। अब पहली तो बात है, मैग्नेटिक मोमेंट से क्या मुराद है। आपको पता है हर स्पिन हाफ पार्टिकल जो है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अगर आप उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो स्पिन फील्ड इंटरेक्शन की वजह से आपको पता है पॉलीमेट्रिसेस इन्वॉल्व होते हैं। पॉलीमेट्रिसेस में सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा जेड होते हैं। इसका मतलब अगर वो जेड एक्सिस के गिर्द पार्टिकल लेट सपोज प्रोसेस करता है, तो उसका जेड कंपोनेंट ऑफ द स्पिन क्वांटाइज्ड रहता है, जबकि एक्स और वाई कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं। इट मींस देयर इज ऑलवेज स्पिन फील्ड इंटरेक्शन होती है। इसको कहते हैं कि जी द इलेक्ट्रॉन बिकम मैग्नेट। तो म्यू वन चूंकि इलेक्ट्रॉन का बड़ा भाई है, मैसिव है, सिर्फ बाकी तो सारी प्रॉपर्टीज उसके इलेक्ट्रॉन की तरह की हैं, तो उसका भी एक मैग्नेटिक मोमेंट है। और ये वो मैग्नेटिक मोमेंट है जो लांदे जी फैक्टर जिसको प्रिडिक्ट करता था कि ये 2 के बराबर है। अगर आप ए म्यू को इग्नोर कर दें अप टू द साइन माइनस साइन, ये तो एनर्जी लिखी जाती है, आपको पता है एनर्जी में मिनिमाइजेशन के लिए साइन होता है माइनस म्यू डॉट एच। तो ये वो माइनस साइन है, अदरवाइज आप देखें तो ये 2 का फैक्टर ही है। तो दिस दिस 2 इज अ जायरोमैग्नेटिक रेशियो। लेकिन अगर ये 2 से मुख्तलिफ है, देन दैट इज नोन एज द अनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्टैंडर्ड मॉडल देखें कितना क्लियरली प्रिडिक्ट करता है, कितने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तक, 10⁻⁻11 तक, यानी इतना प्रिसाइजली नाउन है हमें स्टैंडर्ड मॉडल का रिजल्ट। यानी लोगों ने क्या किया, वैसे तो ऑर्डिनरी कैलकुलेशन सीधी सीधी सी थी कि जी एक इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये टर्म थी। लेकिन जब क्वांटम फील्ड थ्योरी में देखा गया, तो ये डायग्राम श्विंगर ने कैलकुलेट की। उसने कहा कि नहीं, क्यूईडी इंटरेक्शन आ सकते हैं। क्यूईडी से मुराद क्या है, म्यू वन आया, उसने फोटॉन से इंटरेक्ट किया, फिर म्यू वन में गया, और इसको दूसरा म्यू वन निकला जो कि सॉरी दूसरा फोटॉन निकला एक, जो कि म्यू वन ने ऑब्जर्व कर दिया। इसको कहते हैं लूप डायग्राम। अच्छा, इस म्यूऑन की बजाय, सॉरी इस फोटॉन की बजाय जेड भी हो सकता था। इसको कहते थे इलेक्ट्रोवीक, क्योंकि जेड मैंने जिस तरह आपसे पहले कहा था कि इलेक्ट्रोवीक पार्टिकल है, के बोसॉन्स हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है हेड्रॉन है, जो वैक्यूम पोलराइजेशन हो। वैक्यूम पोलराइजेशन से मुराद क्या है, फोटॉन आया, उसने कोई पार्टिकल छोड़ा, वापस पकड़ा और फिर फोटॉन में चला गया। दैट इज नोन एज दी वैक्यूम पोलराइजेशन डायग्राम। इस वैक्यूम में कोई भी हेड्रॉन हो सकता है, पाइऑन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। सिमिलरली लाइट बाई लाइट स्कैटरिंग, ये मुख्तलिफ किस्म की कैलकुलेशन है जो जिनको कहते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, फाइनमेंट डायग्राम्स बनाते हैं। ये एक नहीं है, देर आर हंड्रेड्स ऑफ डायग्राम्स, रादर थाउजेंड्स ऑफ डायग्राम्स, जिनको मल्टी लूप कैलकुलेशन करने वाले करते हैं। तो देखा गया कि जो इसकी जो स्टैंडर्ड मॉडल का जो रिजल्ट है, ये ये एक्सपेरिमेंटली जो है ये 0.35 पार्ट्स पर मिलियन नाउन है, जबकि ये 0.37 पार्ट्स पर मिलियन है। जब इन दोनों का डिफरेंस लिया गया, तो देखा गया कि द डिफरेंस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁹।
इसका मतलब है -11 में अगर -9 ऑर्डर पे जाके डिफर करते हैं तो दैट इज सिग्निफिकेंट। तो जब इसको स्टैंडर्ड डेविएशन से कैलकुलेट किया गया तो देखा गया कि ये 4.2 सिग्मा डेविएट करता है फ्रॉम द स्टैंडर्ड मॉडल प्रिडिक्शन। इसका मतलब है स्टैंडर्ड मॉडल में कोई ना कोई चीज ऐसी है जो मिसिंग है, जो कि इस रिजल्ट को स्टैंडर्ड मॉडल से डेविएट कर रही है। लेकिन इससे पहले कि इस पे जाया जाए, लोगों ने इसको मजीद प्रिसाइजली कैलकुलेट किया और ये साबित हो गया कि कुछ रशियन ग्रुप्स वगैरह ने काम किया, और फिर लेटस ने हैड्रॉन वैक्यूम पोलराइजेशन की के रिजल्ट्स को जो है ना वो को मजीद प्रिसाइज किया, और लाइट बाय लाइट स्कैटरिंग के रिजल्ट्स को 9.9% तक। तो देखा गया कि नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है, दिस इज कंप्लीटली इन एग्रीमेंट विद द स्टैंडर्ड मॉडल। इसका मतलब ये है कि ये एक वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी ऑफ द स्टैंडर्ड मॉडल भी है, और को सारे कंटेंट जो एलएससी पे मिले हैं उसकी भी एक सक्सेस है कि नो द फिजिक्स द अनोमलस मैग्नेटिक मोमेंट की जो कैलकुलेशन है उसमें स्टैंडर्ड मॉडल इज जस्ट बुल्सआई, परफेक्टली फाइन। अच्छा, क्या इसके अलावा कोई और भी चीज है जिसमें हम नई न्यू फिजिक्स देख सकते हैं, फिजिक्स इन बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मॉडल? तो उनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट यार्डस्टिक समझी जाती थी वो थी फ्लेवर फिजिक्स। फ्लेवर हमारी मुराद क्या है? हमें पता है कि जो क्वार्क्स हैं उनकी ट्रांजिशन होती है एक फ्लेवर से दूसरे फ्लेवर में। इसको कहते हैं कि जी दिस इज नोन एज अ फ्लेवर ट्रांजिशन, इसको कहते हैं जी फ्लेवर ट्रांजिशन। तो ये फ्लेवर ट्रांजिशन एक क्वार्क की दूसरे क्वार्क में जाने की, और वो प्रोबेबिलिटी डिटरमिन होती है बाय द प्रोबेबिलिटी कोएफिशिएंट्स, एंड दीज आर नोन एज द कैबिबो कोबायाशी मास्कावा मैट्रिसेस। उनके एलिमेंट से, यानी वी ये बताता है कि व्हाट इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ अ यू क्वार्क टू डी क्वार्क, और बाकी भी इसी तरह पढ़ सकते हैं। इनमें जितने डायगोनल में आते हैं ये तकरीबन 1 है, और जितने ऑफ डायगोनल होते जाते हैं उतने ये छोटे होते जाते हैं। तो इसको याद रखने का तरीका यह है कि आप समझ लें 0.1 टू द पावर रो माइनस कॉलम का की मॉड्यूलस। अगर आप ये पहले एलिमेंट को देखते हैं तो 0.1 टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, तो इसको देखेंगे तो 0.1 होगा और ये तकरीबन 0.001 होगा। तो इस तरह याद रखने के लिए रफली, ऑफ कोर्स ये वेरी प्रिसाइजली नाउन है ये भी। अच्छा, इनमें अब फ्लेवर चेंजिंग दो तरह की करंट्स हो सकती हैं। एक करंट्स हो सकती हैं जिस तरह देखें, ये सारी जो ट्रांजिशन है ये चार्ज पार्टिकल के दरमियान में है। यू क्वार्क का चार्ज डी क्वार्क से डिफरेंट है। सिमिलरली टी का चार्ज +2/3 और बॉटम का चार्ज जो है -1/3 है। तो ये सारी चार्ज 1 यूनिट से चेंज हो रही है, प्लस हो या माइनस हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजिशन भी होती हैं जो एक जैसे चार्ज में होती हैं। अब वो देखा जाए तो इस एलिम इससे अलाउड नहीं है। दीज आर नोन एज फ्लेवर चेंजिंग न्यूट्रल करंट ट्रांजिशंस, एफसीएनसी उनको कहते हैं। क्या मतलब होता है? उसमें एक चार्ज पार्टिकल आता है, वो डब्ल्यू बोसॉन को एमिट करता है, कोई और हैवी पार्टिकल एमिट करता है, वो वापस एब्जॉर्ब करता है। तो ये सारी लूप डायग्राम्स हैं। यानी लूप डायग्राम से मुराद जो मैंने आपको अभी दिखाई थी कि जिसमें रियल पार्टिकल्स नहीं मिलते, आपको वर्चुअली दरमियान में बहुत कुछ हो रहा होता है। इसका मतलब अगर इनमें हैवी पार्टिकल्स रन करते हैं तो ये बहुत प्रोबेबिलिटी इनकी स्मॉल होगी, इसलिए इनको कहा जाता है कि ये रेयर डिकेज है। अब इन डिकेज को एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि बी एक हेड्रॉन है तो क्यूसीडी है, क्यूसीडी है तो क्यूसीडी को एग्जैक्टली सॉल्वेबल नहीं है। तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं हेड्रॉन को? इसको ना मैं आपको थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि हाँ, अली आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज़ आ रही है, आप कंटिन्यू रखें। हाँ, वो जी आ रही दरमियान है। में म्यूट हो गया। अच्छा अच्छा, जो इसको कैलकुलेट करने के लिए ना इफेक्टिव थेरीज यूज होती है। मैं आपको एक आसान सी चीज बताता हूँ इफेक्टिव थेरी के बारे में। और वो इफेक्टिव थेरी है कि इवन छोड़े क्लासिकल मैकेनिक्स की, मैंने एक एग्जांपल ली है आपके लिए। आपको पता है कि गैलीलियो ने कहा था कि जो इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेजिस्टेंस, हैवी और लाइटर पार्टिकल्स एक ही तरह से गिरते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो अगर आप उसका लैग्रांजियन लिखें तो आपको पता है लैग्रांजियन में जो फेज स्पेस वेरिएबल्स आते हैं वो वेलोसिटी आती है और कोऑर्डिनेट आते हैं, पोजीशंस आती हैं। तो समझ लीजिए वाई मेरा कोऑर्डिनेट है, तो दो, और मैं जब पार्टिकल को फ्री फॉल कराता हूं तो दो ही चीजें चेंज होती हैं। एक तो उसकी वेलोसिटी जो डी वाई बाई जो पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है विच इज नोन एज अ वेलोसिटी,
और दूसरा जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है जो हाइट के साथ बदलती है। तो लैग्रांजियन में काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होती है, और ये माइनस साइन बड़ा क्रूशियल है क्योंकि माइनस साइन इज जस्ट टू गिव यू द राइट फॉर्म ऑफ द न्यूटोनियन इक्वेशन। अगर इस लैग्रांजियन को देखें तो इसके पास एक सिमेट्री मौजूद है। वो सिमेट्री ये है कि अगर आप इसमें y को में कोई कांस्टेंट ऐड कर दें तो आपको पता है डेरिवेटिव नहीं बदलेगा। जब डेरिवेटिव नहीं बदलेगा तो dy बाई डी टी वाली टर्म तो चेंज नहीं होगी, सिर्फ ये टर्म चेंज होगी। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी तो मेजर नहीं होती, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मेजर होता है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एच उसमें ऐड करके मेजर करेंगे तो आप हमेशा डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमेशा एम जी वाई के रहेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये इसके पास एक सिमेट्री मौजूद है। अगर आप न्यूटोनियन ग्रेविटी में फुल पोटेंशियल लिखते हैं तो वो क्या होता है, जी एम एम ओवर आर बिटवीन एनी टू मैसिव पार्टिकल्स, जो डिस्टेंस जिनके सेंटर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो आर के बराबर है। सिमिलरली अगर आप आर प्लस एच भी लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। अगर आप इसको खोलते हैं कि इफेक्टिव पोटेंशियल को हाइट एच पे, तो आप क्या कर सकते हैं, टेलर सीरीज लगाएं तो पहली टर्म आ जाएगी लेट से C1 कोई कॉफिशिएंट मास ऑफ द पार्टिकल एच ओवर आर, अगली टर्म क्या आ जाएगी एच ओवर आर स्क्वायर्ड, उससे अगली टर्म क्या आ जाएगी एच ओवर आर क्यूब, अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, मजे की बात अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो देखें इसमें, इस वाले में अगर आप देखें तो जी एम एम ओवर आर की हैसियत वही है जो जी आर की है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें पुट करते हैं जी आर है, C1 की वैल्यू अगर जी एम ओवर आर है, जिसको मैंने जी कहा, जी क्या होता है आपको पता है, प्लेनेट का मास पता हो, न्यूटोनियन ग्रेविटी पता हो और उसका डिस्टेंस पता हो पार्टिकल का, उसका रेडियस पता हो, तो यहां से आप उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना मैसिव पार्टिकल होता है और जितना उसका रेडियस, अब यहीं से आप ब्लैक होल के बारे में भी अगर देखें तो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा है, उसका रेडियस कम भी नहीं है इतना, फिर भी जी बढ़ रहा है, या अगर उसका मास भी ज्यादा है और रेडियस भी कम है तो उसका जी उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाता है। ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है इसका जी का। तो अगर आप इसकी वैल्यू जी आर यहां पुट करते हैं तो आप देखें आपके पास वापस इफेक्टिव पोटेंशियल क्या मिल जाता है, एम जी एच जो कि पहली टर्म है, माइनस एम जी एच स्क्वेड, इसमें अगर आप पुट करें तो प्लस अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ, दीज आर नोन एज द करेक्शंस। अगर एच आपको पता है जमीन से कितना ऊपर चले जाएंगे जमीन के रेडियस की निस्बत, इसलिए ये टर्म इग्नोरेबल होती है। तो जी एट हाइट एच इफेक्टिव पोटेंशियल आपका एम जी एच ही होता है। लेकिन इससे ये नुकसान हुआ कि जब आपने ट्रंकेट कर दिया सीरीज को तो आपकी सिमेट्री ब्रेक कर गई है। और अगर आप इसको किसी आर्बिट्रेरी हाइट पे जी ऑफ आर लिखना चाहें, इस आर को नीचे ले आए तो आप लिख सकते हैं जी एन एम ओवर आर स्क्वेड। इसका मतलब है ये चीज अब आर के साथ बदलेगी। अगर आर के साथ बदलेगी तो आप इसके साथ एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कहते हैं रीनॉर्मलाइजेबल ग्रुप इक्वेशन। तो इस तरीके से आप चीजों को इवॉल्व करते हैं, और एग्जैक्टली यही तरीका है जो क्लासिकल मैकेनिक्स का है इफेक्टिव फील्ड थ्योरीज में लेके जाने का भी। इफेक्टिव फील्ड थ्योरीज में भी हम इसी तरह ही कैलकुलेशन करते हैं, और मैं बताता हूं वो अभी कैसे। दूसरी चीज होती है, आपको पता है स्पिन अलजेब्रा। जब एक पार्टिकल दूसरे में जाता है तो कुछ ना कुछ स्पिन की डिस्ट्रीब्यूशंस भी चेंज होती हैं। दिस इज वेरी वेल नोन फ्रॉम द क्वांटम मैकेनिक्स, विग्नर एकर्ट थ्योरम। ये जो यासिर साहब जो कैलकुलेशंस वहाँ पर करते हैं एक्सपेरिमेंट्स, उसमें ये डी लाइन जो मुख्तलिफ लाइन स्टडी की जाती है उसमें ये विग्नर कोएफिशिएंट्स स्टडी किए जाते हैं। तो एक्चुअली ये करती है कि ये आपकी डायनामिक्स को ज्योमेट्री से इलादा कर देती है, यानी ज्योमेट्रिकल जो फैक्टर्स आते हैं स्पिन की वजह से वो इलादा हो जाते हैं, डायनामिक्स जिनमें पार्टिकल्स की इंटरेक्शंस वगैरह वो इलादा हो जाती हैं। तो इसलिए ये वो स्टैंडर्ड वे है जिस तरीके से बी मेज़ान की कैलकुलेशन की जाती है। बे मेज़ान किसी में जाता है, दरम्यान में कोई करंट होती है और साथ में लैप्टॉन्स आते हैं। अच्छा, जो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिके था जो था कि बी एस टू म्यू प्लस म्यू माइनस, जिसमें फाइनल में दोनों पार्टिकल्स हैं। ये इंटरेस्टिंगली लूप सप्रेस्ड भी है और सी के एम सप्रेस्ड भी है, क्योंकि न्यूट्रल करंट भी है और साथ ही भी लूप में भी इसमें कैलकुलेशन आती है। तो इसकी ब्रांचिंग रेशो बहुत छोटी है। ब्रांचिंग रेशो का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर डिके रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये 10⁻⁹ का था। अच्छा, ये डिके इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि जब इसमें सुपरसिमेट्रिक इफेक्ट्स को देखा गया तो सुपरसिमेट्री ने इस डिके के रिजल्ट्स को काफी चेंज किया। तो बड़ी हाइप ये थी कि अगर बी एस म्यू प्लस म्यू माइनस मिल जाए तो सुपरसिमेट्री मिल जाएगी। लेकिन जो प्रिसाइज कैलकुलेशन अभी तक बताती है वो ये बताती है कि नहीं, इसके रिजल्ट्स को भी जब कैलकुलेट किया गया और एक्सपेरिमेंट्स में मेजर किया गया है तो दे फिट वेरी वेल विद द स्टैंडर्ड मॉडल। तो अभी तक इसमें भी कोई नई फिजिक्स हमें नहीं मिली।
फिर एक और चीज स्टडी की गई थी जिसे कहते थे कि जी हम सेमी लेप्टोनिक डीके। सेमी लेप्टोनिक का मतलब क्या है? जिसमें फाइनल स्टेट में दो लेप्टन के साथ एक मेजान इधर और हो। तो इसके भी मुख्तलिफ ऑब्जर्वेबल्स थे। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था उसको कहते हैं लेप्टन फ्लेवर यूनिवर्सैलिटी। अच्छा, लेप्टन फ्लेवर यूनिवर्सैलिटी से मुराद क्या है? मैंने जिस तरह आपको से जिक्र किया था कि स्टैंडर्ड मॉडल में एक ही हिग्स है जो सबको मैच देता है। अब अगर वही हिग्स सबको मैच देता है तो हिग्स इज क्वाइट डेमोक्रेटिक इन दैट सेंस, क्योंकि युकावा इंटरेक्शन है। जब युकावा इंटरेक्शन है तो देखा गया कि जो अप टू द मैथ फैक्टर्स, अगर मैं रेशो कैलकुलेट करता हूं एक पार्टिकल जिसमें फाइनल स्टेट के दो लेप्टॉन्स म्यू वन है या दो फाइनल स्टेट के पार्टिकल लेप्टॉन्स और बी और के सेम है, इसका मतलब बी और के वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और म्यू प्लस म्यू माइनस और ई प्लस ई माइनस वाली रेशो रह जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल में तो ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर वन होना चाहिए था। अब अगर ये वन से डिफरेंट है तो दिस इज नोन एज अ लेप्टन फ्लेवर यूनिवर्सैलिटी वायलेशन। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। और इसकी जब ऑब्जर्व किया गया एट एल एच सी बी, जो मैंने जिसका जिक्र किया था कि मैं लार्ज हैड्रॉन के उस पर भी आऊंगा जो कि बी क्वार्क से रेलिवेंट है। तो एल एच सी बी ने ऑब्जर्व किया कि ये 0.84 है विच इज 3.1 सिग्मा डेविएट फ्रॉम द स्टैंडर्ड मॉडल। तो इसमें यह हुआ कि नई कई नई फिजिक्स जरूर मौजूद है। लेकिन ऑफ कोर्स जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट में अपने चैलेंजेस आते हैं, रिकंस्ट्रक्शंस के प्रॉब्लम आते हैं, क्यूसीडी इन्वॉल्व होती है, तो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब उन सारे प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई किया गया तो देखा गया कि नहीं, स्टैंडर्ड मॉडल के जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े ही प्रिसाइज हैं। और लेप्टन फ्लेवर यूनिवर्सैलिटी वीक न्यूट्रल करंट्स में 3.1 स्टैंडर्ड सिग्मा डेविएट नहीं करती, बल्कि अब ये कम होकर 1.4 या 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन रह गई है। तो इन्हीं से मिलती जुलता एक, अगर आप इंटरेस्टेड हों जिसमें हमने बहुत डिटेल से ये चीज़ें की हुई हैं, तो ये आर्काइव का एक नंबर है पेपर का, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, जिस तरह मैंने जिक्र किया था कि ये लेप्टन फ्लेवर यूनिवर्सैलिटी जो है ये तो अभी तक तो हमने न्यूट्रल करंट में देखी, और न्यूट्रल करंट का जिस तरह जिक्र मैंने किया था थोड़ी देर पहले कि उसमें अपना प्रॉब्लम ये है कि वो तो स्प्रेस्ड है बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड मॉडल में। तो क्या ऐसी चीज़ें चार्ज करंट्स में भी हैं? तो बिल्कुल चार्ज करंट्स में भी हैं जो कि सप्रेस नहीं है स्टैंडर्ड मॉडल में। तो ये ग्रुप है जिसे कहते हैं हैवी फ्लेवर एवरेजिंग ग्रुप। वो क्या करता है? वो मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट का डेटा उस ऑब्जर्वेबल का लेता है और उसे एक स्टैटिस्टिकली एवरेज आउट करता है। तो आर डी एक डी मेजान में यही लेप्टन फ्लेवर यूनिवर्सैलिटी देखी गई थी जिसमें स्टैंडर्ड मॉडल की प्रिडिक्शन 0.29 है जब एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यू 0.34 थी। सिमिलरली बाकियों में भी देखा गया। तो ये ऑब्जर्व हुआ कि ये सारी चीजें जो हैं ये स्टैंडर्ड मॉडल से डेविएट करती हैं फ्रॉम 1.4 टू 2.9 सिग्मा, जो कि ठीक है, जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं है, क्योंकि 5 सिग्मा हो तो डिस्कवरी होती है। लेकिन स्टिल दीज आर द सिग्निफिकेंट डेविएशन, क्योंकि अगर इसमें भी आप देखें तो ये जो साइन लगा हुआ है ये लेट्स से स्टैंडर्ड मॉडल प्रिडिक्शन है, तो बाकी सारे कर्व स्टैंडर्ड मॉडल से दूर हैं। जो जितना दूर है उसकी डेविएशन उतनी ही ज्यादा है। तो अनोमलीज को एड्रेस करने के लिए हमारे वो पीएचडी स्टूडेंट है एक सबा की ताहिरा, और मेरा स्टूडेंट अरसलान था। उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर तो सिर्फ एक करंट एक कोएफिशिएंट अलाउड है, वो है CVL। बाकी ये सारे चीजें जीरो हैं स्टैंडर्ड मॉडल में। तो उन्होंने क्या किया, नए कुछ ऑपरेटर्स इंट्रोड्यूस किए, नए ऑपरेटर्स लगा के दोबारा कैलकुलेशन की। तो नए ऑपरेटर्स के करस्पॉन्डिंग जो कंट्रीब्यूशन आई वो इन कोएफिशिएंट्स में आ गई, बिल्कुल उस तरह जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। तो मैंने कहा था वहां जो कोएफिशिएंट आते हैं वो जो पोटेंशियल होता है उसके ट्रेड्स को अपने अंदर रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, इन कोएफिशिएंट्स ये वैल्यूज ली, इनको फिट करने की कोशिश की बाय चूजिंग द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ दीज कोएफिशिएंट्स। तो ये साबित किया कि पूरी की पूरी रेंज पॉसिबल नहीं है, बल्कि वो रेंज जो इस डॉटेड या ग्रेश रीजन के बाहर बाहर है सिर्फ वो कोएफिशिएंट की वैल्यू पॉसिबल है, बाकी सारी की सारी जो है वो वैल्यूज पॉसिबल नहीं है। 2D सिनेरियो से क्या मुराद है, एक वक्त में दो कोएफिशिएंट को नॉन जीरो लिया गया था, यानी काइंड ऑफ अ क्वाड्रेटिक फिट किया गया था। तो अगर आप पर्टिकुलरली इसको देखें तो ये सारे के सारी वैल्यूज जो वैसे ये पॉसिबल थी ये सारी खत्म होगी, तो ये थोड़ी सी वैल्यूज जो इस रीजन में आती है ना वाइट वाले में, ये पॉसिबल रह गई हैं। इसकी भी सिमिलरली जो वाइट रीजन में आ गई हैं वो पॉसिबल है, बाकी सारी की सारी जो है वो कंस्ट्रेंट हो गई हैं, वो पॉसिबल नहीं है जब हमने कंस्ट्रेंट्स लगाए। तो इस तरह जिस तरह ये है तो इसकी सारी वैल्यूज पॉसिबल है, लेकिन मसला ये कि इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। तो आइडिया सिर्फ यही है कि स्टैंडर्ड मॉडल के बियॉन्ड फिजिक्स ढूंढना वो इंपॉर्टेंट चीज थी। फिर हमने कहा ये कोएफिशिएंट रियल नहीं हो सकते, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए प्रॉब्लम ये था कि मोस्टली जो स्पेस थी जो इस क्रेश रीजन में आ रही है वो खत्म हो गई और बहुत थोड़ी विंडो रह गई है
जो फिट इन करती है इन कोएफिशिएंट्स को। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब हमने ये काम किया तो साथ ही नई जो है ना वो हैवी फ्लेवर एवरेजिंग के रिजल्ट आ गए। उसमें एलएचसी बी ने बड़ा कमाल किया। एलएचसी बी ने जो पहले वैल्यू थी ना 3.34 सिग्मा, उसको ज्यादा प्रिसाइज कर दिया और वो 3.1 सिग्मा पे आ गई, यानी मोर क्लोजर टू स्टैंडर्ड मॉडल होगी पहले की निस्बत। और ये मोरिया डे कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें हर साल ये रिजल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये अब एलएचसी बी ने जो लार्ज hadron कोलाइडर का बी एक्सपेरिमेंट, तो उसने इसको स्टैंडर्ड मॉडल से पहले जो 3.34 सिग्मा था उसको 3.1 सिग्मा डेविएशन पे ले आया। अभी मजीद जो इसके बाद नए रिजल्ट्स आए उन्होंने मजीद चेंज किया, इसको मोर क्लोजर टू स्टैंडर्ड मॉडल हुए। तो हमने फिर ये क्या किया, हमने दोबारा इसको फिट इन करने की कोशिश की और कोएफिशिएंट की नई रेंज दी। अच्छा, ये तो वो तरीका है जिसको कोई बंदा भी कैलकुलेटर के पे यूज करके कर सकता है या कंप्यूटर पे, जैसे भी आप समझ लें कि आपके पास डेटा पॉइंट्स पता है, आपको इक्वेशन के पैरामीटर्स पता है। अगर उतने ही डेटा पॉइंट्स हैं जितने पैरामीटर्स हैं तो आप उसको वेरी वेल क्वांटिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसमें हम नाउन चीजों से अननाउन को फाइंड आउट कर सकें? तो ऐसी चीज को हम कहते हैं सम रूल्स। सम रूल्स का मैं आपको एक्सप्लेन करने की आसान जबान में कोशिश करता हूं। फर्ज कीजिए आपने एक एक्सप्रेशन लिखा, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। कैपिटल बी में आपने A1 A2 A3 लिखा। अब मसला इन A1 A2 को मैं इलिमिनेट करूं इन द फेवर ऑफ कैपिटल ए एंड बी, तो मैं इन इन चीजों को कह सकता हूं कि दीज आर नोन एज सम रूल्स। तो आर डी और आर डी स्टार तो बड़े प्रिसाइजली नाउन है, आर लैम्डा सी नाउन नहीं था। तो हमने क्या किया, हमने उन विल्सन कोएफिशिएंट्स को, इनको विल्सन कोएफिशिएंट्स कहते हैं, जो मैंने ये आपको दिखाए थे सीज वगैरह जो स्टैंडर्ड मॉडल में डाले थे, उनको सब्सिट्यूट किया इन टर्म ऑफ आर डी एंड आर डी स्टार, एलिमिनेट किया और एक रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर जितना छोटा होगा सम रूल उतना एक्यूरेट होगा। तो इसकी वैल्यू जो थी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -3 थी। दिस इज नोन एज बेसिकली द सम रूल, कि जिसमें आप नाउन चीजों की से अननाउन को नाउन चीजों की फॉर्म में आप लिख सकते हैं। तो इससे हमने आर डी स्टार को देखते हुए, अगर आप इसको देखें, इस वाले को भूल जाए अगर, तो इसका मतलब है इसमें 27% कंट्रीब्यूशन है अगर आर डी को हम प्रिसाइजली मेजर कर लेते हैं। तो 72% कंट्रीब्यूशन है अगर हम आर डी स्टार को प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जितना प्रिसाइजली हम आर डी और आर डी स्टार को मेजर करेंगे उतना प्रिसाइजली हम आर लैम्डा सी को भी, लेप्टन फ्लेवर यूनिवर्सैलिटी रेशियो को फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि इसके रिजल्ट्स उनसे काफी डिफरेंट आ रहे थे। तो ये दिस दैट्स व्हाई नोन एज अ रोबस्ट चेक ना, ये वाला एक। तो ये इसकी प्रिडिक्शन हमने की, तो ये आती है 0.36 और 0.29 जी, और ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल रेंज में है अभी, यानी जो एलएचसी बी एक्सपेरिमेंट करेगा ये बिल्कुल उसकी रेंज में, एंड दीज कैन बी प्रिडिक्टेड एट द एक्सपेरिमेंट्स। तो फाइनल रिमार्क्स मेरे जो हैं वो ये हैं कि ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड मॉडल जो है एक ऐसा मॉडल है जो बड़ा अजीब सा मॉडल है, जिसमें लेफ्ट हैंडेड पार्टिकल्स डबलेट है, राइट हैंडेड सिंगलेट है, एक लंगड़ा सा मॉडल है, बट इट वर्क वेरी वेल। नेचर के जितने फिनोमिनास हैं जिनके लिए बनाया गया है ये, उनको ये बहुत अच्छा तरीके से एक्सप्लेन करता है। ऑफ कोर्स न्यूट्रिनो मैथ्स का प्रॉब्लम है, वो भी स्टैंडर्ड मॉडल में डाला जा सकता है बाय इन्वोकिंग द राइट हैंडेड न्यूट्रिनोस, वो इतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एज फार एज द गेज कंटेंट इज कंसर्न, तो स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर जो न्यूट्रिनो है वो मैथलेस है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चूंकि स्टैंडर्ड मॉडल में न्यूट्रिनो मैथलेस हैं, तो स्टैंडर्ड मॉडल में न्यूट्रिनो को अगर कोई न्यूट्रिनो के लिए फिर डिफरेंट बियॉन्ड स्टैंडर्ड मॉडल थ्योरी बनाई गई थी। अदर देन दैट भी हमारे पास कुछ हिंट्स हैं स्टैंडर्ड मॉडल से जो बियॉन्ड हैं, जो कि 2.5 to 3.5 सिग्मा डेविएट करते हैं। लेकिन इनके ऊपर भी बहुत थियरेटिकल फाइन ट्यूनिंग और एक्सपेरिमेंटली फाइन ट्यूनिंग चल रही है। बट दीज आर नॉट दैट डिफरेंट फ्रॉम द स्टैंडर्ड मॉडल के कोई बंदा कहे कि नहीं ये कोई नई फिजिक्स है, अभी तक न्यू फिजिक्स नहीं मिली हमें। तो उस न्यू फिजिक्स को ढूंढने में फ्लेवर चेंजिंग न्यूट्रल करंट और फ्लेवर चेंजिंग चार्ज करंट्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये फ्लेवर चेंजिंग न्यूट्रल और चार्ज करंट्स जो है ये स्टैंड जो ये जो सन का जो रिसर्च है एट द एलएचसीबी उसका एक मेन पार्ट है। अदर देन दैट बेल बाबार कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी हैं, बट एलएचसीबी का जो फोकस है वो डेडिकेटेड बी फिजिक्स के लिए है, बी बी क्वार्क फिजिक्स के लिए है। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये एक फ्लेवर फिजिक्स बड़ा फिट इन होती है टॉक सन के गोल्स के साथ, क्योंकि एक डेडिकेटेड एक्सपेरिमेंट जो कि अभी तक बहुत सक्सेसफुल है, जिसने इनडायरेक्टली स्टैंडर्ड मॉडल के बियॉन्ड जो फिजिक्स थी उसको को एक्सप्लोर किया है। तो वो आपको पता है डायरेक्टली डायरेक्ट एक्सेस, तो इस सूरत में पता चलेगी जब नए पार्टिकल्स मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो हमें इनडायरेक्टली उनको देखना पड़ेगा। तो उसमें ये सन का जो एक्सपेरिमेंटल एलएचसीबी वो क्वाइट सक्सेसफुल है। तो इसके साथ थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल हो तो बिला झिझक आप पूछ लीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जमील साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त और बड़े आसान तरीके से
चीज़ें समझाई हैं, खासतौर पे जो क्लासिकल मैकेनिक्स से आप रिनॉर्मलाइजेशन ग्रुप इक्वेशन लेके आए हैं, दैट वाज रियली वंडरफुल। अच्छा, कुछ सवालात आए हैं जो टेक्निकल हैं। पहले हम चैट में जिन लोगों ने क्वेश्चंस किए थे वो ले लेते हैं, और फिर बाद में अगर किसी ने बराह रास्त सवाल पर पूछना हो तो वो फिर कर लेंगे। अम, सबसे पहले एक सवाल था शहजाद अली बाजवा साहब का, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह मैं उनका सवाल समझा हूँ, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल में सिमेट्री पाई जाती है या नहीं। तो इसके ऊपर आप अपना कमेंट बिल्कुल। दीजिए। देखिए, बिल्कुल मैं देखिए, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड मॉडल में सिमेट्री जो था ना, एक एक ये एक लेफ्ट हैंडेड एक सिमेट्री तो ये मौजूद है कि इसमें जितने लेफ्ट हैंडेड हैं डबलेट्स हैं, और राइट हैंडेड जो हैं वो सिंगलेट्स हैं। तो बाई इटसेल्फ अगर आप इस सिमेट्री को देखें तो इसमें लेफ्ट राइट सिमेट्री नहीं पाई जाती। ठीक है, लेकिन ऑफ कोर्स कोई भी लैग्रांजियन लिखते हैं तो उसमें गेज सिमेट्री पाई जाती है, क्योंकि गेज का मतलब होता है कि इमेजिन कीजिए कि एक चीज आप यहां करते हैं और दुनिया के किसी दूसरे कोने में स्पेस टाइम के में जाके चेंज करते हैं कि वक्त जगह भी बदलती है और वक्त भी बदलता है। तो फिजिक्स को नहीं बदलना चाहिए। तो गेज सिमेट्री तो स्टैंडर्ड मॉडल में है, लेफ्ट राइट सिमेट्री नहीं है, अगर आपका ये सवाल है। लेकिन मसला ये था कि गेज को हम ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर गेज सिमेट्रीज ब्रेक हो जाएं तो फिर फिजिक्स ठीक नहीं रहती। आप एक एक्सपेरिमेंट आज कर रहे हैं, उसी कमरे में कल करें, या उस एक्सपेरिमेंट को उठा के साथ वाले कमरे में ले जाएं उसी वक्त कर टाइम पे करें, तो रिजल्ट सेम होने चाहिए उस एक्सपेरिमेंट के। तो दैट्स व्हाई द फिजिक्स शुड बी गेज इनवेरिएंट। तो गेज इनवेरियंस तो प्रिजर्व रहती है, लेकिन स्टैंडर्ड मॉडल में जो ये सिमेट्री थी, जो वैक्यूम की सिमेट्री थी, जिसको मैंने कहा था कि जो लोएस्ट एनर्जी स्टेट है दैट इज अ परफेक्ट सिमेट्री, वो सिमेट्री ब्रेक हो जाती है, विच इज नोन एज अ स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग। तो माय आंसर इज बोथ यस एंड नो। नो लेफ्ट राइट सिमेट्री इन द स्टैंडर्ड मॉडल, but yes, there is a gauge symmetry in the standard model, or there is a symmetry in the 0 point energy of the vacuum. और जब हम उसको उसकी कोई एक वैक्यूम पॉइंट चूज कर लेते हैं तो दैट सिमेट्री इज ब्रोकन, विच इज नोन एज स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग, और इसी को हिग्स मैकेनिज्म करते हैं और इसी से पार्टिकल मास गेन करते हैं। मेरा ख्याल है मैंने यही सवाल था, अगर मैं समझा, नहीं तो अगर आप मौजूद हैं तो मजीद क्लैरिफाई कर दीजिएगा क्वेश्चन फिर बाद में। जी। अच्छा, एक सवाल वो ये आ रहा था, अगरचे वो टॉक से रिलेटेड तो नहीं है, नो लेकिन प्रॉब्लम। मैं पढ़ लूँ वाली, वाई ग्रेविटॉन हाँ, स्टिल डोंट कंसिडर पार्टिकल। एग्जैक्टली। नहीं, एक्चुअली मैंने जिस तरह आपसे पहले कहा था कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक्साइटेशन ऑफ द फील्ड्स हैं। और जब फील्ड की एक्साइटेशंस को स्टडी करते हैं तो देन यू हैव टू क्वांटाइज दैट। प्रॉब्लम इज देयर इज अ प्रॉब्लम विद द क्वांटाइजेशन ऑफ अ ग्रेविटी राइट नाउ। वी कैन क्वांटाइज द ग्रेविटी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, लेकिन मसला ये है कि क्वांटाइजेशन सिर्फ ट्री लेवल पे नहीं होती। व्हेन वी क्वांटाइज वी हैव टू डू मैनी अदर थिंग्स। तो इसमें लूप क्वांटम ग्रेविटीज आती हैं, और जब ग्रेविटी को क्वांटाइज किया जाता है तो उसमें इन्फिनिटीज आ जाती हैं, और इन्फिनिटीज को आपको रिमूव करना पड़ता है बाय यूजिंग सर्टन टेंसर टाइप मॉडल्स वगैरह। तो graviton is a particle if it is an exchange particle, लेकिन but we don't have any mechanism to quantize the gravity the way we quantize the other QCD, QED and the electromagnetic theory. तो यस, द ग्रेविटॉन इज पार्टिकल, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, हमें कोई ऐसा ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर क्वांटाइज कर रहे हैं हम ग्रेविटी को परफेक्टली एट द गिवन एनर्जी, तो फिर हम ग्रेविटॉन भी ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। हाँ, अली बाकी करेक्ट कर सकता है, मेरा तो इतना फील्ड नहीं है, लेकिन आई होप मैंने कुछ आंसर कर ही लिया होगा इसका। अच्छा, एक सवाल दो तरह से पूछा गया है। उसमें ये था कि ये जो पार्टिकल्स की आप बात कर रहे थे, खासतौर पर जो डिस्कवर नहीं हुए और जो हुए जी, उनके बारे में, इसके बारे में, तो इनकी रियलिटी के बारे में कि क्या ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या वाकई ये रियल पार्टिकल्स हैं। नहीं नहीं नहीं, ये रियल पार्टिकल्स हैं, ये मिलते हैं हमें, ये इंटरेक्शंस होती हैं। उसकी बेहतरीन मिसाल लाइट है, फोटॉन है। सूर्य निकलता है तो आपको रोशनी में से पत्तों के रंग नजर आते हैं। होता क्या है, लाइट पड़ती है, स्कैटर करती है, मुख्तलिफ विजिबल स्पेक्ट्रम्स में डिस्टिंग्विश करती है। तो अब आप ये कहेंगे फोटॉन इज अ रियलिटी, बिकॉज लाइफ इज अ रियलिटी, और लाइट इज लाइफ। तो यस, द पार्टिकल, मसला है कि बाकी लाइट की तरह आपको नजर नहीं आते। लेकिन आपको पता है कि ये जो हमारे अंदर जो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं, जिनसे चले आप छोड़े प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम को देखें, हाइड्रोजन पे तो किसी का कोई वो है ही नहीं ना, कोई डिबेट, क्योंकि तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, नेचर का सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। जो न्यूट्रल करने के लिए एक और पार्टिकल चाहिए जो प्रोटॉन है, जो कि हम कहते हैं कि
एक एक मॉडल हमने किया हुआ था ज़मीन और सूरज को जहन में रखते हुए कि इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द घूमता है, इवन दो मैंने कहा था ये दिस इज अ क्लासिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल एटम। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं, इट्स लाइक अ क्लाउड इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो एक सेपरेट डिबेट है। प्रोटॉन के अंदर आपको पता है कि हमने देखा नहीं, प्रोटॉन एक किस्म का बैरियन है, किससे मिलकर बना है, क्वार्क से मिलकर बना है। अच्छा, अगर आप यूडी क्वार्क को देखें तो उनका मैथ तो बहुत थोड़ा है। उनका मैथ्स है तो जो उनका बेयर मैथ्स है वो तो अगर आप उसको जमा करें तो प्रोटॉन के मैथ्स का तो हजारवां हिस्सा भी नहीं बनता। तो बाकी मैथ्स कहाँ से आया? बाकी मैथ्स आया ग्लूऑन से इंटरेक्शन की वजह से। अब ग्लूऑन्स क्या हैं? वो क्यूसीडी के क्वांटाइजेशन से जो गेज बोसॉन्स बने थे वो हैं। तो ग्लूऑन्स ने उनको सेल्फ इंटरेक्शन से, ग्लूऑन इंटरेक्शन की वजह से मैथ्स मिला उनको। तो फिर जो प्रोटॉन का मैथ्स है वो उन रियल पार्टिकल्स के साथ में से मिलकर बना है जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आप रियलिटी वो कहते हैं जो हमें हम देख सकते हैं, तो देखिए फिजिक्स में हर चीज को देखने के लिए एक स्केल होती है। मैं उसकी आपको एक मिसाल देता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि फॉर एग्जांपल आपके सामने क्रिकेट बॉल है और उसको आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वो जिन एलिमेंट से बना है रबर के, आप मुझे वो एक इलादा करके दिखा दे उसमें से, तो आप कह सकते हैं नहीं वो तो मुझे नजर नहीं आता क्योंकि मेरी आंख तो स्केल पे देख नहीं सकती। इसका मतलब है फिजिकल रियलिटी वो होती है जो स्केल के साथ आपको मिलती है। एक स्केल की फिजिकल रियलिटी दूसरी स्केल की फिजिकल रियलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो फिजिक्स में आप ये बात हमेशा याद रखिए, बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट, कि फिजिक्स में रियलिटी वही है जिस स्केल पे आप उसको देख रहे हैं। रियलिटी वो नहीं है जो हर स्केल पे आपको नजर आ रही है। हर स्केल पे कोई रियलिटी नजर नहीं आएगी। तो इसलिए अगर आप उस स्केल पे चले जाएं जिसमें आप एटम के अंदर घुस सके, ना सिर्फ एटम के अंदर बल्कि प्रोटॉन के भी अंदर घुस सके, तो वहां पे आपको ग्लूऑन्स की जिंदगी वैसी ही नजर आएगी जिस तरह आम लाइट की नजर आती है। तो ये यस, माय आंसर इज द दीज पार्टिकल एग्जिस्ट इन रियलिटी। लेकिन जिसको आप रियलिटी कहते हैं, मेरे और आपके रियलिटी के कहने में शायद फर्क होगा। बट दैट दे एग्जिस्ट इन नेचर, इस तरह कहना चाहिए, क्योंकि नेचर रियलिटी नहीं है। वो रियलिटी नहीं है जो हम देख रहे हैं। नेचर इज फार मोर रियल देन वी कंसिडर इट टू बी अ रियल। अच्छा, कैन वी यूज नॉइदर्स थ्योरम इन क्लासिकल मैकेनिक्स? एब्सोल्युटली हम नॉइदर थ्योरम यूज कर सकते हैं। हमें पता है कि एमी नॉइदर ने कहा था कि जब भी कोई कोई सिमेट्री है तो देर इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। अच्छा, मैं उसकी आपको यहीं से मिसाल दे देता हूं जो मैंने क्लासिकल की आपको एग्जांपल दी थी। बल्कि छोड़े, पीछे क्या जाना है। आपको पता है मैंने y को y+h से चेंज किया था तो वेलोसिटी नहीं बदली थी। तो इसका मतलब है इसमें एक ट्रांसलेशनल सिमेट्री मौजूद है। इसका मतलब है ट्रांसलेशनल सिमेट्री अगर मौजूद है तो जो करस्पॉन्डिंग कंजर्व्ड क्वांटिटी है वो मोमेंटम है। इसका मतलब यह है कि मोमेंटम कंजर्व करता है। तो यही नॉइदर ने कहा था कि व्हेन एवर देर इज अ सिमेट्री देर इज अ कंजर्व्ड क्वांटिटी। एंड यस, इन क्लासिकल मैकेनिक्स, इवन इन क्वांटम फील्ड थ्योरी या पार्टिकल फिजिक्स में भी हम सिमेट्रीज को यूज करते हैं और करस्पॉन्डिंग नॉइदर करंट्स कैलकुलेट करते हैं। एब्सोल्युटली यस। और जिस अगर आप देखें क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स को, जिसमें पार्टिकल जो है वो अगर मैसलेस पार्टिकल्स में, अगर मैसिव मैसिव हों भी पार्टिकल और उनके दरमियान में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट हो, तो अगर उनको उनके ऊपर मैं डेरिवेटिव लूं तो जवाब जीरो आता है। इसका मतलब है ये वेक्टर फोर करंट जो है कंजर्व होते हैं, और इस फोर करंट के कंजर्वेशन का कॉन्सिक्वेंस है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ठीक है, तो बिल्कुल यही नोएथर ने कहा था। और एब्सोल्युटली आपका सवाल और आपका जवाब जो उसमें मौजूद है बिल्कुल ठीक है, हम नोएथर थ्योरम यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन है, हाउ डू वी राइट लैग्रांजियन एल फॉर क्वांटम पार्टिकल्स और एक्सोटिक पार्टिकल्स? लैग्रांजियन लिखने का तरीका सिर्फ ये है कि एक्चुअली ये फर्स्ट एल्गोरिदम है, जिसको कहते हैं फॉर्मल एल्गोरिदम है। आपको जस्ट काइनेटिक एनर्जी लिखनी है पार्टिकल्स की। हर वो चीज जो मोशन में चेंज हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी लिखनी है और पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। दोनों का डिफरेंस लेना है, इफेक्टिव एनर्जी है। दिस इज हाउ यू कैन राइट द लैग्रांजियन। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप हैमिल्टोनियन लिखते हैं। हैमिल्टोनियन हम क्वांटम मैकेनिक्स में रोज लिखते हैं, इसलिए हमें उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। लैग्रांजियन से हम पता नहीं क्यों डरते हैं। जो बिल्कुल एक्सोटिक पार्टिकल्स हो, कुछ भी हों, हमें उनके दरम्यान में इंटरेक्शन रखेंगे और लैग्रांजियन लिख लेंगे। जब मैंने जिक्र किया था कि लैग्रांजियन में ऑल काइंड ऑफ मोशन, बिल्कुल उस तरह जिस तरह अगर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर इंक्लाइंड प्लेन पे डिस्क आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन ही करेगी, तो उसके पास सिर्फ हाफ एम, लेट्स से अगर हाइट एच है, एच डॉट स्क्वायर एनर्जी होगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन होगी तो उसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। इसलिए मैंने कहा था वी हैव टू राइट ऑल सॉर्ट ऑफ दी काइनेटिक एनर्जी, जो मोशन जिस किस्म की भी हो सकती है, उन सबको लिखना पड़ेगा।
And yes, we can write in short, the answer is yes, we can write the Lagrangian. Just we have to write correctly the kinetic energy and potential energy. By the way, in field theories जो है ना, वो हाफ एम वी डॉट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि रिलेटिविटी में ना लेंथ आपकी लेंथ है, ना टाइम आपका टाइम है। ऐसी हो सकता है आपकी लेंथ और मेरी लेंथ के मेजरमेंट में डिफरेंस आए, आपके टाइम और मेरे टाइम में डिफरेंस आए, तो हम ऐसी क्वांटिटी लिखते हैं जो इनवेरिएंट होती हैं। और इनवेरिएंट होती हैं दो रिलेटिविस्टिक फोर वेक्टर को जोड़ने से आती हैं, कंट्रावेरिएंट और कोवेरिएंट। तो ऑफ कोर्स वेलोसिटीज को लिखने के अंदाज में फर्क है, लेकिन तरीका वही है, स्क्वायर के साथ ही लिखी जाती हैं, वी डॉट स्क्वायर टाइप ही लिखी जाती हैं, लेकिन वहां डॉट नहीं होता, वहां डी म्यू फाई इस तरह की चीज होती है। यस, अच्छा, बाय द वे आपने कहा मैसिव फोटॉन, आजकल एक काफी काम चल रहा है मैसिव फोटॉन। यस, देयर आर द पॉसिबिलिटीज टू हैव मैसिव फोटॉन, लेकिन वो ये फोटॉन नहीं है। आजकल एक काफी अच्छा जो काफी हॉट इशू है पिछले कई सालों से, दैट इज नोन एज एन X17 बोसॉन। ये बिल्कुल उस तरह का पार्टिकल है जिस तरह का फोटॉन है, लेकिन इसका मैस जो है ना वो 17 MeV, X17 मुझे अब याद नहीं, हाँ शायद 17 MeV होगा, का बोसॉन है एक। और इसको कुछ लोग कहते हैं डार्क फोटॉन भी, एंड देन दैट दीज डार्क फोटॉन्स आर द मैसिव फोटॉन्स। एंड यस, आप उनको फोटॉन कहते हैं जस्ट क्योंकि जो हर वो चीज जो गैमा म्यू टाइप इंटरेक्शन करती है हम उसको फोटॉन कहते हैं। तो इंटरेक्शन लैग्रांजियन से हमें वो फोटॉन लगता है, लेकिन दैट फोटॉन इज नॉट अवर फोटॉन। अवर फोटॉन से मुराद जो स्टैंडर्ड मॉडल का फोटॉन है, और स्टैंडर्ड मॉडल का फोटॉन वो है जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का फोटॉन है। तो यस, देयर आर द पॉसिबिलिटीज टू राइट द टर्म्स इन द लैग्रांजियन व्हिच हैव फोटॉन टाइप स्ट्रक्चर, और उस सूरत में फोटॉन मैसिव भी होता है। एंड X17 बोसॉन इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द मैसिव फोटॉन्स। How symmetry is connected with the existence of particle? When it is broken, the particle gets masses. Unfortunately, not symmetry. एक सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, जब ब्रेक करती है स्पॉन्टेनियसली तो पार्टिकल मास गेन करते हैं। तो समटाइम्स नेचर प्रेफर टू ब्रेक सिमेट्री। ठीक है, तो ये है। why is the Higgs boson so much lighter than the Planck scale? I don't know. This is the hierarchy of the scale. यही तो मैंने आपसे जिक्र किया था कि स्टैंडर्ड मॉडल के हिग्स बोson के बारे में था कि उसका मैस लेट्स 100 GeV से लेकर इन टेरा इलेक्ट्रॉन वोल्ट टिल द डेजर्ट तक जाता है, लेकिन 125 MeV से मिला। वाई का आंसर नहीं है हमारे पास, और फिजिक्स में यूजुअली वाई का आंसर करने में हर दफा कामयाब भी नहीं होते। How it is 125, we know that from Higgs to two photon interactions, but why it is, I don't know, honestly. Why we call it spontaneous symmetry? Spontaneous symmetry breaking इसलिए कि मैंने आपसे जिस तरह अभी अर्ज की थी कि लैग्रांजियन गेज इनवेरिएंट है, लेकिन वैक्यूम जो है उसका एक खास पॉइंट आपने चूज करें। आप एक सर्कल, आप एक राउंड टेबल पे बैठे हैं, आपके गिर्द बहुत सारे टेबल में राउंड कप लगे हुए हैं, आपको ये कप यूं ही उठाते हैं तो सिमेट्री ब्रेक कर जाते हैं। क्यों? आप हाथ से कप कप के ऊपर मारते आते हैं तो सडनली एक जगह खाली मिलती है। इसका मतलब है आप कोई भी कप उठा सकते थे तो ये सिमेट्री ब्रेक हो सकती थी। दिस इज नोन एज अ स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग। तो स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग का मतलब है लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो है वो इनवेरिएंट नहीं रही, लेकिन बाकी सारी जो लैग्रांजियन की इनवेरियंस है वो वहीं की वहीं है। तो ये मेरा आंसर है इस चीज का। अच्छा, फिर जी अनोमली क्यों होती है? नहीं, म्यूआंस पे भी है, म्यूआंस के ऊपर भी अनोमलीज हैं, खाली टाउआंस पे नहीं है। एक्चुअली टाउआंस का प्रॉब्लम ये था कि टाउआंस को रिकंस्ट्रक्ट करना, यानी एक्सपेरिमेंटली उनको देखना, क्योंकि पार्टिकल हम कैसे मालूम करते हैं, जिसमें वो डिके करते हैं उन सारी चीजों को जोड़ते हैं और उससे हम ओरिजिनल पार्टिकल को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो हमने टाउन का जिक्र किया ज्यादा क्योंकि आजकल ये हॉट इशू था, टाउन में अनोमली आई थी, बट देयर आर द अनोमलीज इन म्यूआन, जिस तरह मैंने FCNC का जिक्र किया था। मैं आपको दिखा देता हूं, अगर आप उसको देखें तो उसमें जो है इस तरह ये है, सॉरी, हाँ ये देखें, अगर आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही हो तो इसमें म्यूआन और इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो लाजमी नहीं है टाउन हो, इलेक्ट्रॉन और म्यूआन भी मौजूद हैं, और इनमें भी अनोमलीज हैं, लेकिन आजकल जो ज्यादा स्पार्क हैं जिनमें वो टाउन वाली अनोमली है। Sir, what are the exchange particles standard model? Photon, W, Z, bosons, and the gluons. These are all the exchange particles in the standard model. Why not CERN is currently accommodating students for internship? मैं खुद नहीं CERN जाता, मुझे पता भी नहीं है। सो कोई इसका इल्म नहीं है। ये ब्यूरोक्रेटिक चीज़ होगी, मुझे पता नहीं है ऑनेस्टली इसका। लेकिन यह है कि हमारे एनसीपी से कुछ कोलीग्स हैं जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली जाते हैं। अशफाक साहब हो गए, शाहीन साहब हो गए, और एनसीपी के काफ़ी लोग वहाँ रेगुलरली जाते हैं। परहैप्स दे आर इन अ राइट पोजीशन टू आंसर
दिस क्वेश्चन अलॉन्ग विद फिजिक्स आल्सो बाय द वे, लेकिन इसका मुझे ऑनेस्टली पता नहीं है। सो व्हाट इज द मोटिवेशन बिहाइंड योर सिलेक्शन ऑफ पार्टिकल फिजिक्स फील्ड? कोई 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 नहीं होती, कुछ कुछ चीज़ें नेचुरल चॉइस होती हैं। पार्टिकल फिजिक्स बस पसंद थी थोड़ी सी, और कोई वजह नहीं थी। इसमें इसमें डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर रियाजुद्दीन का भी जिक्र कर सकते हैं ना, वो भी तो वो पसंद थे मैंड पे कर आपको। दूंगा। वो बिल्कुल मैंड पे कर दूंगा। वो एक्चुअली फिर वो था कि ऑफ कोर्स आपको पता है उस वक्त के सारे जो बहुत अच्छे टीचर्स हमारे अराउंड थे, वो सारे वो थे, परवेज भूत भाई थे, परवेज साहब जिनको हम कहते हैं, रियाज साहब, फैयाज साहब, कमाल साहब। हम सोच होते थे कि पार्टिकल फिजिक्स करने वाले तो बड़े स्मार्ट लोग हैं, तो बस उनको देखते हमने कहा जो पार्टिकल फिजिक्स पढ़ लेते हैं। फिर रियाज साहब वाज ऑनेस्टली मैंने रियाज साहब से नहीं पढ़ा था कोई कोर्स, मैंने फैयाज साहब से पढ़े थे शुरू में कोर्सेज, तो मेरी ज़्यादा इंटरेक्शन फैयाज साहब से, मैंने जिस तरह पहले भी आपके साथ लास्ट ईयर भी जिक्र किया था, और प्रवेश साहब से मैंने कोर्सेज पढ़े थे। तो रियाज साहब के साथ मेरी इंटरेक्शन रिसर्च में आने, मैं जब उनके साथ एमएस में आया था तो उस वक्त ही हुई थी। तो ऑफ कोर्स रियाज साहब वाज द की फिगर। लेकिन जिस क्वालिटी की मैं पार्टिकल फिजिक्स करता हूँ, मुझे नहीं बताना चाहिए कि रियाज साहब मेरी मोटिवेशन थे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर के बता रहा हूँ। अच्छा, इट इज हर्ड दैट द हिग्स मैकेनिज्म गिव्स अ वेरी स्मॉल मैसेज टू पार्टिकल, नॉट वेरी स्मॉल, द एक्चुअल मैसेज टू द पार्टिकल, वे वी गेट द रेस्ट ऑफ द मैस। बिल्कुल, अगर आपका सवाल प्रोटॉन के लिए है तो बिल्कुल सही बात है। हिग्स मैकेनिज्म से यू और डी को मैस देता है, मैंने कहा था फंडामेंटल पार्टिकल्स को, तो प्रोटॉन का मैस यू और डी के मैस को जमा करने से नहीं आता, तो रेस्ट ऑफ द मैस कम्स फ्रॉम द क्यूसीडी, और उसको कहते हैं वो ग्लूऑन की इंटरेक्शन से आता है। क्योंकि मैंने ये कहा था प्रोटॉन इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल बाय द वे, हिग्स गिव्स मैसेज टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, बाकी उनको जोड़ के अब मैस बनाते हैं। तो प्रोटॉन का जो मैस है वो हिग्स मैस की वजह से नहीं है, बल्कि वो उसकी वजह से, जो कि स्टैंडर्ड मॉडल का जो वो है, सॉरी, क्यूसीडी मैस है, उसकी वजह से। एक सेकंड ये जरा, सर, फॉर पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन वी कैन डिटरमिन देयर स्पिन एक्सपेरिमेंटली स्ट्रेंज और लाइक एक्सपेरिमेंट, हाउएवर फॉर हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स सच एज द ग्रेविटॉन which has nothing yet। अच्छा, बाय द वे, जिसको स्पिन आप कहते हैं और जिसको स्पिन हम थियोरेटिकल फिजिसिस्ट कहते हैं, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हमने इलेक्ट्रॉन को देखते हुए एक लैग्रांजियन लिख लिया, हमने कहा जिसमें जिसमें इस तरह की टर्म्स आती हैं उन सारे पार्टिकल्स की स्पिन हाफ है। तो अगर मुझसे एज अ पार्टिकल फिजिसिस्ट को पूछता है कि स्पिन हाफ पार्टिकल क्या है, तो मैं कहता हूं जो डिराक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर मुझसे को पूछता है स्पिन वन पार्टिकल और वो मैसलेस है, तो वो क्या है, मैं कहता हूं जो मैक्सवेल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मुझसे को पूछता है कि स्पिन वन मैसिव पार्टिकल क्या है, तो मैं कहता हूं जो प्रोका इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अगर मुझसे को पूछता है कि ग्रेविटॉन क्या है, मैं कहता हूं ऐसा पार्टिकल जो दो इंडिसेस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो एक्चुअली पार्टिकल जिस चीज को सेटिस्फाई करता है, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उससे उसकी स्पिन भी डिटरमिन हो जाती है, एंड देन वी कैन डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स। और बाय द वे नंबर ऑफ जो है ना होती है ना, जिसे कहते हैं फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, चूंकि स्पिन हाफ पार्टिकल होता है, स्पिन हाफ को देखना आसान है, जीमान टाइप एक्सपेरिमेंट्स भी आप करते हैं, स्प्लिटिंग्स वगैरह देखते हैं। जो बाकी पार्टिकल्स हैं उनकी स्पिन्स को देखना इसलिए इतना आसान है। लेकिन फोटॉन के अपने स्पिन को कैसे देखा था, आपको पता है इसकी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है फोटॉन की, लेकिन अगर जिस डायरेक्शन में वो मूव करता है, अगर ये कंडीशन लगा दी जाए कि फोटॉन मैसलेस है, तो अब उसका आपके पास 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रह जाती हैं, और वो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है उसकी पोलराइजेशन हैं। तो यस, वी नो द पोलराइजेशन ऑफ दिस पार्टिकल, दिस इज हाउ वी कैन डिटरमिन द। और लाइट को पोलराइज भी करते हैं बाय द हेल्प, विद द हेल्प ऑफ द पोलराइजर्स लगा के। आप सारी पोलराइजेशन भी खत्म कर सकते हैं परपेंडिकुलर पोलराइजर्स लगा के। तो लाजमी नहीं होता कि हमें स्टर्नर लॉग टैक का एक्सपेरिमेंट करना पड़े, हर तरह की स्पिन को डिटरमिन करने के लिए अकॉर्डिंगली कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट हमें डिजाइन करना पड़ता डॉक्टर साहब, है। यहाँ इज द पे पोटेंशियल पार्टिकल। सॉरी, एक मैं कमेंट आपका देना चाह रहा हूँ ना, कि यही स्पिन से रिलेटेड, जब हम पार्टिकल जी जी फिजिक्स में स्पिन की बात करते हैं तो ये सारी क्वांटम स्पिन ही होती है, राइट? जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये क्लासिक, बिल्कुल। देखें, थैंक यू अली, एक्चुअली स्पिन हैज नो क्लासिकल एनोलॉजी ऑनेस्टली। ये हम्म। सिर्फ हमारा विजुअलाइजेशन है, जो आप जिसका कुछ देर पहले भी आपके दोस्त ने सवाल किया था, रियलिटी है। प्रॉब्लम ये रियलिटी की बात नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन को घूमता देखते हैं, आप इसको इस तरह समझिए। मैं इस डिटेल में जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अगर आप एक सिग्मा डॉट एस लिखें, एक्सपोनेंशिएट करें इसको, तो आप देखेंगे कि अगर आप रोटेशनल इन्वेरिएंस स्टडी करें किसी दो साई बार साई की, तो आप देखते हैं कि आप जब, हमने तो यही पढ़ा था क्लासिकल मैकेनिक्स में कि 2 पाई के बाद चीज़ वहीं पहुंच आती है। तो जब आप ये कैलकुलेशन करते हैं और आप ये कहते हैं कि इसको उसी के बराबर होना चाहिए आफ्टर एन रोटेशन, तो आप देखते हैं एन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 नहीं आती बल्कि 2 आती है। इसका मतलब है वो 4 पाई के बाद वहीं पहुंचता है।
तो हम कहते हैं कि एक्चुअली इसकी जो सिंगल सेम स्टेट अचीव करने में हमें 2 दफा रोटेट करना पड़ा था। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं कि दे हैव द एट्रीब्यूट दैट दे आर स्पिन हाफ पार्टिकल्स। क्योंकि ये हाफ का फैक्टर है तो काइंड ऑफ 4 पाई के साथ लगाना पड़ा ना, हमें एक हाफ लगाना पड़ा था ताकि 2 पाई के बाद वैसी नजर आए। तो देज आर नोन एज स्पिन हाफ पार्टिकल। अगर आप देखना चाहें तो इसमें मेरे लेक्चर्स हैं एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स के, वो मेरे स्टूडेंट के चैनल पे पढ़े हैं। वहां पर मैंने ये डिटेल से कैलकुलेट किया हुआ है। स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैज 4 पाई रोटेशन एंड नॉट 2 पाई रोटेशंस। Is the potential of particle the function of length only, or potential may be the function of velocity? हाँ बिल्कुल, देखिए exactly your potential energy can be a function of velocity also. Even your kinetic energy can be a function of position only also. लेकिन ऐसे जो systems होते हैं उनको non conservative systems कहा जाता है। नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम से मुराद ये होती है कि जिनमें वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट नहीं रहता, कर्ल ऑफ द फोर्स जीरो नहीं होता, वगैरह वगैरह। As far as the conservative systems are concerned, the kinetic energy should be the function of velocities only, and the potential energy should be the function of position only. लेकिन लिखने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप देखें ना तो एक v डॉट ए की टर्म जो लिखते थे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के दौरान, तो उसमें वेलोसिटी वाली जो टर्म थी वो वेक्टर पोटेंशियल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वेक्टर एक पोटेंशियल एक वी डॉट ए वाली टर्म जो काइनेटिक एनर्जी टर्म है वो वापस उसी में लेके जाते थे आप काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां से आपको लगता था पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो जाता है जब उसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। तो पी गोज टू पी माइनस ई ए, विच इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ मिनिमल इंटरेक्शन, क्योंकि आप लीडिंग ऑर्डर टर्म की इंटरेक्शन ले रहे हैं। अगर हायर ऑर्डर पर जाएं देन दिस टर्म कैन बी चेंज। और ये जो इंटरेक्शन ये आपकी पॉइसन ब्रैकेट्स को भी चेंज नहीं करता था अनलेस एंड अनटिल इज टाइम इंडिपेंडेंट हो। और दूसरा ये आपकी कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशंस को भी क्लासिकल मैकेनिक्स में चेंज नहीं करता था। तो ये एक बड़ा एडवांटेज था दिस मिनिमल इंटरेक्शन के हैमिल्टोनियन का। तो ये जो इस सवाल का जवाब देने में, यस दैट इज पॉसिबिलिटी, बट देन द सिस्टम्स आर नॉट कंजर्वेटिव सिस्टम, rather systems becomes a non-autonomous systems. Non-autonomous means when forces are time dependent also. जिस तरह ये आप डैम्प्ड ऑसिलेटर्स वगैरह कैलकुलेट करते हैं, फोर्सली डैम्प्ड ऑसिलेटर्स वगैरह। सर व्हाई नॉट सर्न इज कर, ओहो ये दोबारा वही आई वही थिंक। सवाल दोबारा है, आप आगे स्किप कर सकते हैं। कोई बात कोई। कैन वी जनरेट सीपीयू ऑब्जर्वेशन इन दी इफेक्टिव फील्ड थ्योरी? यस, सीपीयू वायलेशन हम कर सकते हैं। पैरिटी वायलेशन तो ऑलरेडी वी माइनस ए इंटरेक्शन से हो जाती है। एंड वी कैन आल्सो इन्वोक द चार्ज सीपी ऑब्जर्व सीपी वायलेशंस आल्सो। बाय द वे ये जो मैंने आपसे अभी कैलकुलेशंस आपको दिखाई थी, इनमें सीपी ऑब्जर्वेबल्स भी स्टडी किए जा सकते हैं, क्योंकि सीकेएम मैट्रिक्स के 9 एलिमेंट्स हैं, उसके कुछ फेजेस मौजूद हैं। अगर आज आप इसमें कोई एक फेज और डाल दें तो आप देख सकते हैं कि आप सीपी वायलेशन स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत स्मॉल है। बाय द वे सीपी वायलेशन जो है एलएचसी के, बहुत शुक्रिया सवाल करने का, एलएचसी के गोल्स में से एक गोल भी है, क्योंकि जब कायनात बनी थी तो मैटर एंटी मैटर इक्वल था। बट वाई नो द मैटर इज, और एंटी मैटर में एक एसिमेट्री अब क्यों है? दैट मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री कैन बी आंसर्ड बाय मेजरिंग by studying the CP violation, by studying the CP of the in any particular process. तो yes, the CP violation observables can be studied in the B physics also। और उस पे हमारा वो पेपर वही जो मैंने आपको दिखाया था फैसल वगैरह के साथ, फैसल मुनीर जो है मेरे जो कोलीग भी और दोस्त में उनके साथ, उसमें हमने CP violating observables का भी जिक्र किया है। Where the field come from, just like mass come from Higgs field. The field is the inheritance property of everything. ये एक इनबिल्ट ट्रेट है। हम कहते हैं फील्ड इज मोर फंडामेंटल देन द पार्टिकल। डिपेंड करता है किस चीज पे की आप बात कर रहे हैं। तो हम कहते हैं हर जो चीज है जो है उसके साथ एक फील्ड जुड़ा हुआ है। तो आप समझ लें फील्ड इज मोर फंडामेंटल देन द पार्टिकल। ये है हर एक चीज के साथ है। सर वी नो इंटरेक्शन में अगर मैं आप दो बंदों को वैक्यूम में ले जाऊं और आपसे कहूं आपस में बात करें बिल्कुल करीब खड़े होकर, तो क्या आप आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं? अगर आपके हाथ भी बांध दिए जाएं, आपकी आंखें भी बांध दी जाएं ताकि आप एक दूसरे के होंठों को भी हिलते ना देख सकें, तो क्या आपको लगेगा सामने वाले ने बात की है? फॉर इंटरेक्शन यू नीड अ मीडियम बिटवीन देम, एंड दिस मीडियम इज नोन एज अ फील्ड इन पार्टिकल फिजिक्स। अच्छा, वो आप कह रहे स्टूडेंट चैनल नेम का मतलब है इवंस नाइटमेयर के नाम से है वो। हाँ हाँ, वो ये मेरे किसी ख्याल ने लिख भी नीचे दिया आपकी है। स्टूडेंट ने शेयर कर दिया है उनको लिंक भी। वो लिख भी दिया, बिल्कुल हाँ, ठीक है। बिल्कुल। तो अच्छा, ओके चलें जी, थैंक यू वेरी मच। ये सवाल थे। आप कोई बंदा फिजिकली कुछ पूछना चाहे तो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क।
अच्छा, जब तक दूसरे वेट कर रहे हैं, मैं आपका कमेंट लेना चाहूँगा इसके ऊपर के ये अक्सर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा जाता है एलएचसी के हवाले से, कि अदर देन स्टैंडर्ड मॉडल, उसमें जो बाकी चीज़ें हैं जैसे डार्क मैटर, एक्स्ट्रा डिमेंशन, उन उसके हवाले से भी क्या एलएचसी में रिसर्च हो रही है? बिल्कुल अली, आपको पता है ना, सुपर सिमेट्री का जो एक मेजर एडवांटेज है वो ये है कि इट प्रोवाइड्स यू द डार्क मैटर कैंडिडेट। एंड यस, वो आपको पता है अभी तो एलएससी आजकल तो बंद है रन थ्री के लिए, तो रन थ्री का होगा, उसमें हाई लुमिनोसिटी रन होगा, तो उम्मीद है कि कुछ नए पार्टिकल्स मिलेंगे। द रिसर्च इज स्टिल गोइंग ऑन इन एग्जॉटिक पार्टिकल्स। और ये जब मैं एग्जॉटिक पार्टिकल्स की बात करता हूँ तो इनमें वो एग्जॉटिक पार्टिकल्स, हर वो पार्टिकल मैं उसको इस तरह मानता हूँ जो नॉन स्टैंडर्ड मॉडल पार्टिकल है। तो बिल्कुल डार्क मैटर के पार्टिकल्स की सर्च भी चल रही है। अब तो डेडिकेटेड एक्सपेरिमेंट्स भी हैं डार्क मैटर के ऊपर जो चाइना वगैरह में भी ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि डार्क मैटर आजकल सबसे हॉट इशू है, क्योंकि उसका मसला थियरेटिकल नहीं है। थियरेटिकल मॉडल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ वेरी सिंपल वे। आप एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के। लैग्रांजियन में एक टर्म डालेंगे क्या, डार्क मैटर कैंडिडेट मिल जाएगा हमें। मसला ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेशन उसकी नहीं है हमारे पास कोई। और ये कोई इतनी डिसहार्ट होने वाली बात नहीं है। ग्रेविटेशनल वेव्स भी हमने बहुत बाद में डिटेक्ट की हैं उनकी प्रोडिक्शन से। मिजनथॉन की बुक देखें तो उसमें है, लेकिन कितने 50 साल बाद हमें कहीं पता चली। इवन हिग्स को देखें ना, 1968 कहाँ और 2012 कहाँ। तो ये जो वेल एस्टेब्लिश थेरी थी इनके पार्टिकल्स ढूंढने में हमें 50 50 साल लग गए। तो मेरे ख्याल है विद द करंट टेक्नोलॉजीज और विद द एडवांटेज ऑफ दिस ए आईज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, परहैप्स हम इस काबिल हो जाएं कि हम कुछ ऐसे मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करने के काबिल हो जाएं तो ना, जो हमारी तरफ हर तरफ एक चीज चल रही है जी, एआई करें, एआई करें, हर चीज में शामिल करें। प्रॉब्लम ये नहीं है। अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वही काम कर रहा है जो आपका इंटेलिजेंस कर रही है, ठीक है, मेरा स्टूडेंट नहीं कर सकता कि उसके पास इतना डेटा नहीं है, तो इसका मतलब है आई हैड अ वे बेटर ट्रेन्ड स्टूडेंट। लेकिन एक ही सूरत में एआई मॉडल्स बहुत बेहतर काम करेंगे अगर मैं हम उनको उन न्यूरल नेटवर्क मॉडल्स में उनको उस चीज़ पे ट्रेन करें जो गिवन नॉलेज है। उसमें ही लोग हैं जो, फॉर एग्जांपल, आज अगर सलाम साहब होते तो पेपर पेंसिल की बजाय एआई को सिखाते कि लैग्रांजियन ऐसे लिखते हैं, सिमेट्री ब्रेकिंग ऐसे होती है, वगैरह वगैरह। वाइनबर्ग ट्रेन करते, कुछ और बड़े लोग, फिर उससे कहते कि अब तुम हमें कुछ बना के दो। तो उसका ये सबसे बड़ा फायदा था कि उसके पास सारा नॉलेज मौजूद है, और वो एक मशीन है जो कुछ भी कंस्ट्रक्ट कर सकती है। फिर एआई की बहुत बड़ी सक्सेस होगी अगर वो हमें कुछ ऐसे ऑब्जर्वेबल प्रिडिक्ट कर दे। मैं पार्टिकल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जो अभी तक हमें नहीं पता, जो हम अभी तक नहीं वो ऑब्जर्वेबल थियरेटिकली कंस्ट्रक्ट कर पाए। और अगर वो हमें थियरेटिकली ऐसे ऑब्जर्वेबल्स कुछ हेल्प करे कुछ कंस्ट्रक्ट करने में, उनकी फॉर्म्स किसी किसी स्टैंडर्ड मॉडल में या किसी और मॉडल में, और वो फिर एक्सपेरिमेंटली टेस्टेड हो जाएं, देन दिस इज समथिंग विच इज द रिमार्केबल अचीवमेंट ऑफ द एआईज। तो मेरा कहने का, मेरी जो आसान जबान में कहने का मतलब यह है कि विद द एडवांट विद द दिस एआई एंड द टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, हम ऐसे एक्सेलरेटर बनाने के काबिल हो जाए जिनमें पहले 50 50 साल लगते थे बनाने में, अब वो ये है कि 50 साल नहीं लगेंगे। नो, इट्स अ मैटर ऑफ फंडिंग ओनली। तो वो जिस तरह किसी ने कहा था ना कि बम बनाने के लिए अगर आपने न्यूक्लियर बम बनाना है तो पैसों के अलावा थोड़ी सी ना नेशन का इडियट होना भी जरूरी है। तो वो भी चीज़ें कुछ जरूरी होती हैं, खाली पैसे ही काफ़ी नहीं होता। तो एआई का फायदा ये हो जाएगा कि अब अगर फंडिंग होगी तो एआई शायद हमें कुछ टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस करने में बड़ी हेल्प करेगा। तो दैट्स अ नेसेसरी, जिस तरह नहीं कहा जाता है वार इज अ नेसेसरी इवल, तो बिल्कुल अननेसेसरी इवल है। लेकिन ये एआई जो है इस काइंड ऑफ अ वेरी वेरी गुड टूल कि ये हमें हेल्प करेगा अब कि हम बहुत सारी चीज़ों को करने से पहले ही उनकी फिजिबिलिटी स्टडी कर लेंगे। तो बड़े बड़े ग्रुप्स में अब डिस्कशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट हैव अ वेरी गुड डिस्कशन लीडर विद यू एट योर इन योर हैंड। तो ये है कि बिल्कुल अली, एलएससी के गोल्स में भी है, और जो फ्यूचर लीनियर कोलाइडर्स वगैरह हैं उनके गोल्स तो डेफिनेटली है। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि एलएससी जो है ना वो एक मशीन है जिसमें दो प्रोटॉन्स को कोलाइड कराते हैं। द प्रोटॉन्स आर द बाउंड स्टेट पार्टिकल्स, क्यूसीडी पार्टिकल्स हैं। जब उन्हें कोलाइड कि जिसमें हम फंडामेंटल इलेक्ट्रॉन को कोलाइड कराएं एट अ वेरी वेरी हाई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को कोई इनर स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसका हमें सबसे जो बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे पास ज्यादा बेहतर इवेंट्स आएंगे पार्टिकल्स को देखने के, जो कि अभी हमें बहुत मुश्किल से मिलते हैं। शायद फिर हमें बड़े आराम से वो इवेंट्स मिल जाएं। जबरदस्त। अच्छा, एक दो सवालात। मैं इस दफ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोर्स पढ़ा रहा था, तो स्टूडेंट्स की तरफ से आए थे, और मैं चाहता हूँ कि मैं आपके कमेंट्स इसके ऊपर लाजमी दूँ। एक था, आपने जिक्र किया वैक्यूम पोलराइजेशन का,
तो हम ग्रिफिथ में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन इन मीडियम। तो जब हम वैक्यूम पोलराइजेशन कहते हैं तो इससे क्या मुराद है? अच्छा, बाय द वे, जो ये जो वैक्यूम पोलराइजेशन जब हम स्टडी करते हैं ना, तो वैक्यूम पोलराइजेशन इज नॉट अ रियल फिनोमेना, ये वर्चुअल फिनोमेना है। क्योंकि वैक्यूम में फोटोन, बिल्कुल इस तरह समझिए कि इसको अली इस तरह सोचे कि क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स में जीरो पॉइंट एनर्जी है। जीरो पॉइंट एनर्जी का मतलब यह है कि ये एनर्जी तो कंजर्व करेगी, लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है एनर्जी टाइम का कि नहीं, फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन वायलेट द एनर्जी। इट मीन्स फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन वायलेट द एनर्जी ऑफ द वैक्यूम आल्सो। इसका मतलब एनर्जी कैसे वायलेट होगी, कोई ना कोई पार्टिकल एंटी पार्टिकल बनेगा वैक्यूम से। दिस इज नोन एज अ वैक्यूम पोलराइजेशन। ठीक है राइट। ना, ये और उस तरह ये की फिजिकल चीज नहीं है। क्योंकि मैं रिलेटिविटी में अच्छा, हम बाय द वे, पढ़ते हैं लेकिन ना। कहता कलाम आप अली, लेकिन ये बस दिस इज ऑब्जर्वेबल फिनोमेना। आप एक वैक्यूम लें, उसके हम्म। दरमियान में आप कैसिमियर इफेक्ट्स जो है बेसिकली आपने पढ़ा हुआ है, आप बेहतर जानते हैं। आप दो प्लेट्स लें, उनका अपोजिट चार्ज रखें, उनको एक दूसरे के करीब इतना लाएं कि वो जुड़े ना, एट अ वेरी 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 स्मॉल स्केल, है वैक्यूम है परफेक्टली। तो आप देखते हैं फिर स्पार्क पैदा होता है उनके दरमियान में। और वो जो स्पार्क पैदा होता है, इसका मतलब है जो वैक्यूम फ्लक्चुएशन की वजह से वैक्यूम पोलराइजेशन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन बने थे, एक्चुअली वन पार्टिकल मूव ऑन वन डायरेक्शन, द अदर पार्टिकल मूव्स ऑन द अदर डायरेक्शन। इट मींस योर वैक्यूम इज पोलराइज्ड देन। This is known as the vacuum polarization, and this is observable phenomena from the Casimir force, Casimir effect. राइट। अच्छा, बाकी ऑडियंस में से अब आप कोई सवाल कर लें। जी, किसी पार्टिसिपेंट का कोई सवाल अगर है तो कर लें। यहाँ हमारे पास गुलाम फरीद साहब, हाशिम फारूक साहब, जो दूसरे दो स्पीकर थे वो भी आए हुए हैं। वो एक वो जो डिजिटल मीडिया रूम है वहां पर बैठे हुए हैं। तो हम जरा, क्योंकि आज बारिश की वजह से थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन हो गई थी, तो स्कैटर्ड अच्छा हो गए हम लोग। अच्छा अच्छा, आज बारिश हो रही है यहाँ पर तो बादल हैं, लेकिन आज यहाँ धूप निकल आई अनएक्सपेक्टेडली। सुबह मूसलाधार बारिश हुई है जिसकी वजह से वो बिजली का इशू हुआ, तो हम स्कैटर्ड जगहों पे बैठे हैं आज। हाँ हाँ, चलें कोई नहीं, खैर है। सब जगह बहरहाल स्कैटर्ड दैट ना बैठो। वाज लेकिन जी अच्छी बात है, वी बहुत। ऑल आर गेज इनवेरिएंट। हम्म, यही गेज इनवेरियंस है, हम मुख्तलिफ जगहों पे है, लेकिन फिजिक्स बिल्कुल। वो ये कह रहा था कि स्कैटरिंग नहीं स्टडी की, तो मैं उन्हें कह रहा था आज हो गई है स्कैटरिंग। वो एक पिछले लेक्चर में ना वो एक थोड़ा सा टॉपिक एक मिस हो गया था, तो आज वह फिजिकली हो गई। बिल्कुल। अच्छा, इसमें ना एक एक सवाल आपके बाद में भी, यासिर आप, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। सारे इमेजिनरी पार्टिकल्स में मैथमेटिक्स का यूज कर सकते हैं? इमेजिनरी पार्टिकल्स से मैं, सॉरी बुरा ना मनाए, मैं सवाल नहीं समझा। अगर इमेजिनरी पार्टिकल से मुराद आपकी वर्चुअल पार्टिकल है, देन यस वी कैन यूज इट। यस, वर्चुअल पार्टिकल का मतलब यह है कि जो, अच्छा बाय द वे, वर्चुअल पार्टिकल ऐसे पार्टिकल होते हैं, हर पार्टिकल के लिए ना एक एक कंडीशन है रियल पार्टिकल के लिए, कि अगर आप उसके फोर मोमेंटम का स्क्वायर करें ना, तो मैथ स्क्वायर के बराबर है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें अगर फोर मोमेंटम का स्क्वायर करें तो वो मैथ स्क्वायर के बराबर नहीं होता, कुछ एनर्जी ऑफ शेलनेस रह जाती है। ऐसे पार्टिकल्स को हम कहते हैं कि ये वर्चुअल पार्टिकल्स हैं। और वर्चुअल पार्टिकल्स जो है ना, बाय द वे, इसको समझना मुश्किल नहीं है। आपने क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ी थी। आपको पता है जब भी कोई सोर्स मौजूद होता है तो पोटेंशियल को आप ग्रीन्स फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसा मर्जी स्कैटर्ड सोर्स हो, आप उसे पॉइंट सोर्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डेल्टा फंक्शन। जिस तरह आपके पास रो ऑफ एक्स है, तो आप चार टाइम चार्ज लिखें, और रो ऑफ एक्स की बजाय को डेल्टा एक्स माइनस एक्स प्राइम से मल्टीप्लाई करें, तो वो यूनिट चार्ज की तरह बिहेव करता है, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट पे आ जाता है ना वो एक्स एक्स प्राइम के ऊपर। तो इसको अगर आप लिखते हैं, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन होती है, उसके करस्पॉन्डिंग ग्रीन्स फंक्शन बन जाता है। और ग्रीन्स फंक्शन जो है फॉर्मल सोल्यूशन नहीं होते, इंटीग्रल सोल्यूशन होते हैं। उनसे जो चीजें बनती हैं, आप देखें अगर वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो आप वहां कंडीशन लगाते हैं। फर्ज कीजिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास कोई इक्वेशन थी जिसमें डेरिवेटिव था डेल स्क्वायर प्लस सैम स्क्वायर, डेल स्क्वायर प्लस कोई कोई चीज थी। तो जब उसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो उसके पास करस्पॉन्डिंग आ जाएगा 1/k²। अब आप यहाँ कंडीशन लगाते हैं कि के जीरो नहीं है। इसका मतलब अगर के जीरो नहीं है, जो कि हो सकता था जीरो, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि के जीरो तो सिंगुलैरिटी आ जाती, सिंगुलैरिटी आती, लेकिन रिमूवेबल है, एसेंशियल सिंगुलैरिटी है ये वाली। इसका मतलब है ये जो ऐसी चीज आप इसमें डाल रहे हैं, आप कह रहे हैं के जीरो नहीं है बल्कि जीरो प्लस समथिंग है। ये जो प्लस समथिंग आपने डाला है, दैट इज नोन एज द वर्चुअलिटी।
And yes, even in the reality, whenever we have anything written from the Green's function, that becomes a virtual particle. तो बिल्कुल Green's function के लिए जब हम लिखते हैं तो मैथमेटिक्स में हम इमेजिनरी पार्टिकल्स या आपके इमेजिनरी को मैं वर्चुअल पार्टिकल्स कह रहा हूँ, उनके लिए हम मैथमेटिक्स कर सकते हैं। और ये पूरी कंटूर इंटीग्रेशन उसी के लिए की जाती है। बाय द वे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल हैं ही इस चीज के लिए। ये जो आप करते हैं ना कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, आपने कभी सोचा है कि 1/z² प्लस एक एक लाइन है आपके पास, इनफाइनाइटली चार्ज लाइन है, उसकी वजह से किसी पॉइंट के ऊपर अगर आप पोटेंशियल निकाल लें तो पोटेंशियल बिकम्स dx/x² प्लस a², अगर वो डिस्टेंस a है। इसका मतलब है इसका कोई रियल सोल्यूशन नहीं है। क्यों? अगर आप x बहुत बड़ा हो जाता, आप लाइन से बहुत दूर चले जाते, उस एलिमेंट को ले लेते, तो इट बिहेव्स एज dx/x विच इज लॉगरिथमिकली डाइवर्जेंट। और ये लॉगरिथमिक डाइवर्जेंस आप बड़े आराम से रिमूव कर सकते हैं। जब आप अब ये लॉगरिथमिक डाइवर्जेंस को बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर आप कंटूर इंटीग्रेशन यूज करें। आप इसको लिख लें, आप कहते हैं रियलिटी में मुझे ये मिल रहा था ना, लेकिन अगर मैं x² प्लस a² को यूक्लिडियन बनाऊं तो मैं कन्वर्ज करता है या नहीं करता। अगर कन्वर्ज नहीं करता देन कंटूर इंटीग्रेशन कैन नॉट वर्क। तो कहने का मतलब यह है कि इवन इन रियलिटी में जो प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं उनमें भी x² प्लस a² टाइप जब चीज बनती है तो आप कहते हैं x² कैन नॉट बी इक्वल टू -a²। तो वहां पर भी ये वर्चुअलिटी आपने रखी हुई है। यू CP and ask the want to join the school if they are। अच्छा हाँ, अच्छा LSC स्कूल बिल्कुल एनसीपी में हो रहा है। अशफाक साहब जो है उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। एक्चुअली जो आप ऑर्गेनाइजर्स होते हैं उनकी थोड़ी सी ये मजबूरी समझा करें, क्योंकि नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स बहुत अकोमोडेटिव है। आप यकीन कीजिए कि इट्स लाइक मैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स का हिस्सा हूँ, बट नेशनल सेंटर फॉर फिजिक्स इज लाइक माई होम। मैं कभी भी जाना चाहूँ, और सेम सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि कई भी एनसीपी से ज्यादा ओपन इंस्टीट्यूशन लोगों को होस्ट करने में इस वक्त कोई भी नहीं है। दे हैव वेरी गुड फैसिलिटीज। सिर्फ फैसिलिटीज होना काफी नहीं है, उनका दिल भी बड़ा खुला है इस मामले में। लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि एक हमारी एक्टिविटी नहीं चल रही होती है, एक वक्त में कई एक्टिविटीज चल रही होती हैं, और अकोमोडेशन बड़ी, आपको पता है 200-250 लोगों की अकोमोडेशन है एक किस्म की, और कुछ फॉरेनर्स की अकोमोडेशन है। तो सिर्फ और सिर्फ जो लॉजिस्टिक है उस वजह से उन्हें मजबूरी बनती है कुछ लोगों को इनकार करना। अदरवाइज उन्हें आपसे कोई मसला नहीं है। किसी, यानी कहने का मतलब कोई मसला नहीं है, वो हर एक को इक्वली वेलकम करते हैं। लेकिन कोशिश करते हैं कि हर एरिया, चूंकि पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई करते हैं, तो हर एरिया का कोई ना कोई कोटा जरूर रखें ताकि हर एरिया की पार्टिसिपेशन भी हो जाए। तो इस वजह से आप जस्ट कीप ऑन ट्राइंग और अप्लाई करते रहें, और आपको डेफिनेटली, मैं आपको कहता हूँ, एक एक्टिविटी में नहीं तो जो दूसरी आपके रेलिवेंट होगी उसमें जरूर बुला लेंगे। लेकिन अगर आप हर एक एक्टिविटी में अप्लाई करते हैं तो नेचुरल एल्गोरिदम ये कहता है कि इसके रेलिवेंट कुछ भी नहीं है, फिर वो बिल्कुल नहीं बुलाते। तो कुछ लोग होते हैं ना जो लेजर की एक्टिविटी उसमें भी अप्लाई करेंगे, पार्टिकल की उसमें भी, मटेरियल में, तो नेचुरल एल्गोरिदम बताता है कि नहीं ये पार्टिसिपेंट हर एक में अप्लाई करता है इसलिए इसको रहने दें, ये सीरियस नहीं है। फीस वालों में शायद ना करें वो, ठीक है। हैं? फीस वालों में शायद ना करें, लेकिन फ्री वालों में लाजमी करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी, हाउ वी कैन अप्लाई टू एलएससी इंटर्नशिप? आई डोंट नो ऑनेस्टली। आपको अच्छा एलएससी को कुछ विजिटिंग प्रोग्राम, स्टूडेंट इंटर्नशिप होती है। बाय द वे आजकल तो अंडर ग्रेजुएट के लिए आपने देखा होगा एक माइटेक इंटर्नशिप प्रोग्राम चल रहा है गालबन इसी नाम से, जिसमें पूरी दुनिया में जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट वो इंटर्नशिप के लिए जा सकते हैं। आप इसको भी जरूर एक्सप्लोर करें। रिक्वेस्ट है मटेरियल साइंस को भी एक्सप्लोर करने के लिए लेक्चर इनकारपोरेट कर। मटेरियल साइंस मुझे बिल्कुल नहीं आती, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मुझे 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 जो अपना मजमून पिछले कई सालों से पढ़ रहा हूँ वो भी पूरी तरह नहीं आता। मटेरियल साइंस वो मुझे बिल्कुल भी नहीं आती। लेकिन हमारे पास से मटेरियल साइंस करने वाले काफ़ी अच्छे लोग हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट में। खासतौर पे हमारे पास कंडेंस मैटर थ्योरी करने वाले बहुत आउटस्टैंडिंग लोग हैं। उनमें आप काशिफ सबी साहब का कोर्स है कंडेंस मैटर फिजिक्स का, आउटस्टैंडिंग, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा कोर्स है वो। एहसन ज़ेब साहब पढ़ाते हैं सुपर कंडक्टिविटी, उनके कोर्स हैं, जावेद साहब वगैरह मटेरियल साइंस में। कायदा यूनिवर्सिटी में एक बात है, अगर आप इस्लामाबाद में कहीं अपनी अकोमोडेशन अरेंज कर लें तो हमारी क्लास में कोई भी आके बैठ सकता है। हम कभी किसी को मना नहीं करते कि क्लास में ना आए। आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, डिग्री लेनी हो तो यूनिवर्सिटी को पैसे दे दें, हमें नहीं चाहिए। लेकिन फिजिक्स डिपार्टमेंट में ये बड़ा ओपननेस है, कोई बंदा भी आके ले सकता है। तो आई एम सॉरी, मैं मटेरियल साइंस बिल्कुल भी नहीं जानता, तो मैं इस सिलसिले में आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो लेकिन यह कि पता है आपको, बहुत अच्छे लोग हैं जो नेट पे मिल जाते हैं जो ये आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं चीज़ें। आजकल तो सब कुछ चल रहा है इंटरनेट पे।
हाँ, इस हवाले से एलएचसी में भी मुझे याद आया कि जो स्टडी ऑफ मैटर है एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर, और मटेरियल साइंस है, वो भी एक बहुत बड़ा फील्ड है जी एलएचसी जी और सर्न के जी अंदर। जी। मैं आपको बताऊं, एलएचसी में सिर्फ पार्टिकल फिजिक्स नहीं हो रही, उसमें जो लेजर टेक्नोलॉजीज पे जो काम हो रहा है, इवन जो एआई के डेवलपमेंट में जो मेजर काम है मशीन लर्निंग, वो तो एलएचसी में हुआ ना। अभी भी एल्गोरिथम्स वगैरह जितने लिखे गए, मटेरियल साइंस, सुपर कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स बनाना जो इतने हाई मैग्नेटिक फील्ड पे सस्टेन कर सके, फिर उनके लिए उनको कूलेंट बनाना, तो ये सारी चीजें जो हैं ये एलएचसी की रिसर्च का हिस्सा हैं। तो एलएचसी का पूरा पार्ट है। आप एक सर्च कीजिए, इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा कि फिजिक्स रिलेटेड टू फिजिक्स रिलेटेड टू लार्ज हैडन कलाइडर एक्सेप्ट पार्टिकल फिजिक्स। तो आपको बहुत सारे लीनियर एक्सेलरेटर्स बताएगा, मेडिकल यूजेस ऑफ द लिनैक वगैरह बताएगा, बहुत सारी दीज आर नोन एज स्पिन ऑफ्स ऑफ साइंस। आप एक बड़ी साइंस करते हैं, उसके उसके कुछ स्पिन ऑफ्स भी होते हैं, और वो स्पिन ऑफ जो हैं वो राइट अवे एप्लीकेबल होते हैं। मसलन अगर लीनियर एक्सेलरेटर बनाए जाते हैं तो आपको पता है कि मेडिकल पर्पसेज में ये बहुत यूज होते हैं। पाकिस्तान में तो खैर अभी लीनियर एक्सेलरेटर बनने शुरू हुए, काफी पेंस्टेक वगैरह में काम होता है इस पे। लेकिन यह है कि वेस्ट में तो बहुत अरसे से लीनियर एक्सेलरेटर्स काम करते हैं। तो दीज आर नोन एज स्पिन ऑफ साइंस। तो ये हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील हसन साहब, क्या हाल है? डॉक्टर हाशिम वालेकुम फारूक सलाम, के मैं हाशिम गुलाम बिल्कुल फरीद ठीक। आप ठीक गुलाम है? फरीद। हाँ जी। सब बस ये कि हमने ये स्कूल शुरू किया, मैंने, अली शहबाज साहब ने, गुलाम फरीद साहब ने स्पीकर, जाहिर बात है हमें डॉक्टर यासर जमील साहब तो सपोर्ट कर ही रहे थे, और पिछले साल से आपका भी इजाफा हुआ, और इस साल जो है वो बिलाल साहब जो हैं उन्होंने मशीन लर्निंग के ऊपर उनका भी अच्छा इजाफा है। तो अब हम तकरीबन 4-5 स्पीकर्स हो गए हैं जो इस स्कूल को लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी तरह अगर और अच्छा स्पीकर हमें मिलता है तो वो भी हम इसमें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से ऐड करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। देखें, नेक्स्ट टाइम जब आप अरेंज करें तो मुझे बताइएगा। ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट्स पे कोई कोई लेक्चर्स दे सकूं, किसी भी चीज़ पे ना। तो आप जरूर बताइएगा मुझे। जी जी बिल्कुल ठीक है, गुलाम फरीद साहब अभी द ब्लैक होल में हम कर रहे हैं एक चीज़, एक कोर्स है मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के लिए, जिसमें हम 5 लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। एहसन जेब जो कर रहे हैं लीनियर अलजेब्रा फॉर क्वांटम मैकेनिक्स एंड अलाइड सब्जेक्ट्स के लिए, परवेज साहब डिफरेंशियल ज्योमेट्री को, हसन आज़ाद साहब जो टॉप मैथमेटिशियन ऑफ पाकिस्तान, वो ली ग्रुप्स को, मैं कम्प्लेक्स वेरिएबल्स को कवर करूंगा। मैं कम्प्लेक्स वेरिएबल को एक्चुअली आर्फकिन से थोड़ा सा, आर्फकिन वाली चीज़ें मैं करूंगा, रेजिड्यू थ्योरम भी करूंगा, ये सारी चीज़ें, लेकिन स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन वगैरह जो टेक्स्ट बुक्स में यूजुअली नहीं की जाती, और एनालिटिसिटी ऑफ द फंक्शंस को पूरी डिटेल से डिस्कस करूंगा। आप भी, मैं देख रहा था आपने भी किया था, आपकी मैंने वीडियो भी देखी थी, हाशिम ने भी ना। जी तो सर, मैं बस वो इंटीग्रल्स तक गया हूँ, इंटीग्रल्स में काशी इंटीग्रल थ्योरम तक जो है वो मैं गया हूँ, जी जी इससे जी आगे नहीं जा सका। जी जी, जी जो जी। मैंने गालबन एक्चुअली आठ सेकंड या लेक्चर का बहुत थर्ड डिटेल स्कूल से था। cover हाँ जी, जी सेकंड या थर्ड स्कूल था, उसमें पार्टिकल फिजिक्स का जो बेसिक कोर्स है ना, तो वो मैंने पढ़ाया था। गालबन सेकंड अच्छा। स्कूल था। हाँ जी, तो लेकिन एडवांस लेवल की चीज़ें अभी उसमें नहीं करवाई हैं, तो बेसिक हाँ हाँ, चीज़ें काफ़ी हद तक उसमें कवर हो चुकी हैं। बहुत जबरदस्त, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छे। तो ये है कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप करें तो मुझे बताइए। मैं अगर फॉर एग्जांपल ना भी आ सकूं तो मैं फिर भी लाइव लेक्चर दे सकता हूँ टाइप करके। मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो मैं मेरे पार्टिकल के लेक्चर आप देखें ना जो उस बड़े, तो मैं आई कैन टाइप इट जो भी हो क्विकली, बिल्कुल लाइव, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मुझे खुशी होगी रियाज साहब के नाम से कोई भी एक्टिविटी हो तो उसमें पार्टिसिपेट करना। और ऑफ कोर्स आप दोस्त हैं, यासिर हाशिम हो गया, फरीद हो गया, अली हो गया, यासिर पुराना दोस्त है, जाहिर बात है। तो आप दोस्त जब भी हुक्म करें, मैं हाजिर हूँ, मुझे तो कोई मसला नहीं। जी ठीक है, ओवर टू यू अली शहबाज, आप कंटिन्यू करें। ठीक है। अली, बस ये एक दो क्वेश्चन है, मैं बस ये ले लूं, फिर जी जो जी। भी बस सी ऑफ कर देंगे। आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू रिसर्च, लाइक व्हेन वी यूज द यूनिवर्सिटी ये फ्री पेपर जो होते हैं ना, उसके बारे में सवाल है। opens, but after accompanying the मैं बताता हूँ पर, लेकिन रिकॉर्डेड है नहीं बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि फिर मैं फंस जाऊंगा। बट देर इज when there is a will, there is a way. Without रिकॉर्डिंग university, you can access रिकॉर्डिंग को पॉज articles, कर no देते हैं problem. थोड़ी देर के लिए। नहीं नहीं, वो आपको पता ही है कैसे करते हैं। साइंस हब वगैरह कई चीजें हैं जिन पे आपको पुराने पेपर्स मिल जाते हैं। अदरवाइज एक बड़ी अच्छी चीज है फेसबुक। फेसबुक पे आपके जो दोस्त हैं अली शहबाज जैसे मुल्क से बाहर, उनको कहें हमें फलां पेपर चाहिए, फौरन भेज देंगे।
हाँ नहीं सर, ग्रुप भी बने हुए हैं ऐसे ना, आपने जैसे जिक्र किया अच्छा। है। आजकल तो आर्काइव की वजह से कोई मसला नहीं रह गया, जो पेपर आपको लोग जर्नल्स में बाद में छापते हैं आर्काइव में पहले रहते हैं। जी, कायद आज़म यूनिवर्सिटी में जो स्कूल्स होते हैं एनसीपी में, वो कायद आज़म यूनिवर्सिटी और एनसीपी के लिए जॉइंटली होते हैं मोस्टली, क्योंकि ऑफ कोर्स कायद आज़म यूनिवर्सिटी हैज़ अ स्टूडेंट और एनसीपी एज अ फैकल्टी, तो हम मिल के बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो होस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम एनसीपी होता है, फिजिक्स कायद आज़म यूनिवर्सिटी नहीं होती होस्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स एनसीपी पर्पसफुली बिल्ट है और इतना हमारे साथ इतने इतने अकोमोडेटिव हैं कि हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कायदा यूनिवर्सिटी में कुछ अरेंज करने की, एनसीपी सारे खुद ही कर देता है। हमारा तो लिया तो ना पैसे लगते हैं ना कुछ, बल्कि एनसीपी तो बेचारे पैसे भी लगाते रहते हैं इसमें। अम, और किसी का कोई सवाल करना चाहते हैं? नहीं, मेरा ख्याल है अब और कोई सवाल नहीं है। चलें, अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर मेरा ख्याल है कि मीटिंग को, अच्छा ये एक और आ गया है, देख लें चैट में। अच्छा, अगर आपका कोई सवाल हो तो आपको मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, मेरा ये ईमेल है। हम्म, मैं यूजुअली जवाब दे देता हूँ फौरन ही, लेकिन सम टाइम थोड़ा सा देर भी हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैंने आपको जवाब नहीं देना। दो ही सूरतों में जवाब नहीं दूंगा। अगर अगर सवाल का जवाब मुझे नहीं आता होगा तो फिर तो जरूर दूंगा, फिर कहूंगा कि मुझे नहीं आता। और एक सूरत मेरी, अगर आप मेरी उम्र ये सारी चीजें पूछेंगे तो फिर बिल्कुल जवाब नहीं दूंगा, तो बाकी मैं नो हर सवाल क्वेश्चन। का जवाब दे देता हूँ। तो ये मैंने आपको अपना ईमेल लिख के भिजवा दिया है, आप जस्ट jameel@qau.edu.pk। मेरी यानक नहीं, मैं था मैंने ठीक ही लिखा होगा, लेकिन हाँ सही है। तो आप हमेशा मुझे कोई भी चीज़, कुछ फिजिक्स डिपार्टमेंट के बारे में पूछना चाहें, कोई वैसे चीज़ पूछना चाहें, आप बिल्कुल फ्री हैं। ठीक है, डॉक्टर यासिर जमील, आप फिर कंक्लूड कर दें। जी, थैंक यू वेरी मच जमील साहब फॉर ए वंडरफुल टॉक। और बड़े आपने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वंडरफुल वे से, तो होपफुली ये जो सिलसिला है हमारा इंशाल्लाह ये आगे भी जारी रहेगा। और अली शहबाज का ख़ास तौर पे आपका भी शुक्रिया, और जितने हमारे स्पीकर्स थे इस कोर्स के दौरान, डॉक्टर हाशिम फारूक साहब, गुलाम फरीद साहब, बिलाल साहब, इन सब ने अपना टाइम स्पेयर किया और एक्टिविटी को सक्सेसफुल बनाया। और आखिर में जमील असलम साहब की टॉक ने इसको आप कहते हैं चार चांद लगा दी रियली। और मतलब बहुत मज़ा, यहाँ हम सारे लोग फिज़िक्स के 3-4 लोग बैठे हुए थे और रियली वी वर एंजॉयिंग योर टॉक, कि फिज़िक्स को आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट्स वंडरफुल। तो वी आर ऑल वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर स्पेयरिंग योर प्रेशियस टाइम। और आप जो इल्म के लिए और फिज़िक्स के फ़रोग के लिए जो खिदमत कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कि ये इसका रिवॉर्ड यही है कि इतने सारे लोग इस वक्त और शामिल हो गए हैं इसमें, और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है और रोशनी फैलती जा रही है। तो इंशाल्लाह ये ऐसे आगे बढ़ती जाएगी और हमारा जो इंटरेक्शन है और ये सिलसिला है इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और एक उम्मीद करता हूँ कि अगली एक्टिविटी में हम और ज़्यादा मज़ीद नए जोश और वलवले के साथ इसमें शामिल हों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। बहुत शुक्रिया यासिर, आखिर में मेरी तरफ से आपका, आप तो पुराने दोस्त हैं और आपके साथ तो एक बेतकल्लुफ़ भी है। अली, आपका इसी तरह अच्छा काम करते रहिए। हाशिम, फरीद, आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और आपके आपके लोगों के बारे में सुनने में मुख्तलिफ जब लोग आते हैं स्कूल्स वगैरह में, तो थैंक यू सो मच, आप काफ़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। फिजिक्स अच्छे इस वक्त बुरे वक्त से गुजरा है, क्योंकि लोग फिजिक्स कम पढ़ना चाहते हैं, हर जगह पे एडमिशन्स का प्रॉब्लम है, लेकिन नो प्रॉब्लम। ये सब जगह पे चल रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। अली भी आपको बताएंगे, बाहर भी शायद मोर और लेस ऐसी ही सिचुएशन है, लेकिन उसके बावजूद इतने डिफिकल्ट टाइम, इतने कम ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ आप बहुत अच्छा मैनेज कर रहे हो। और आखिर में बहुत शुक्रिया एक दफ़ा, आई एम श्योर रियाज साहब मस्ट बी हैप्पी इन हेवन के आप उनके नाम पे कोई ना कोई चीज़ कर रहे हैं, जस्ट टू एक्नॉलेज हिज कंट्रीब्यूशंस फॉर द स्टेट ऑफ साइंस इन पाकिस्तान।
और इंशाल्लाह फ्यूचर में आपसे फिजिकली भी मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके। अच्छा, इसमें हमारी ऑर्गेनाइजिंग टीम बड़ी एक्टिवली थी अली, आप सब जानते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हमारे बड़े एक्टिव, उन्होंने पूरा वो मैनेज करना, ज़ाहिर है एक बड़ी लंबी एक्टिविटी होती है और अभी स्टिल जारी है, क्योंकि इसके बाद वो टेस्ट कंडक्ट करना है, फिर सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारा सिलसिला भी आगे चलेगा। इसमें हमारे साथ BS के स्टूडेंट है जैन अब्बास, और MPhil के कुछ स्टूडेंट्स थे, PhD के स्टूडेंट हैं, फ़हीम है, सानी है, आमना है, और टीचर्स में हमारे साथ डॉक्टर हफीज़ अनवर साहब हैं, डॉक्टर काशिफ कामरान और सारे लोग। तो सब ने माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से किया। तो मैं एक दफ़ा फिर सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल सर, एक पूरी टीम का ही काम होता है, एक अकेला बंदा या तो नहीं कर सकता। और इसमें बिलाशुबा जो लोग वहाँ पे ऑन ग्राउंड मौजूद है, उनकी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि एफर्ट होती है। उन बेचारों को सुबह सुबह यूनिवर्सिटी भागना पड़ता है, सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती रही। तो इन स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा जो है वो कोऑपरेट किया है। और फिर हमारे ये जो दो नौजवान हीरे आपके पास बैठे हैं, हाशिम साहब और गुलाम फरीद साहब, तो इनकी बड़ी एफर्ट है। हाशिम आप कुछ कह रहे हैं? सब मैं लोग, लेकिन एफर्ट तो सब लोगों की ही होती है, लेकिन बेसिकली मोटिवेशन हमें मिलती है। तो आप दोस्तों की वजह से मोटिवेशन मिलती है। हम लेक्चर्स तैयार करते हैं, डिलीवर करते हैं, और हर साल ये है कि कम से कम कंटिन्यूटी इसमें आती है। तो अदरवाइज़ कई एक्टिविटीज़ देखने में आई हैं जो कुछ अरसा चलती हैं, वो किसी न किसी वजह से जो है स्टॉप हो जाती हैं। लेकिन इसमें ये एक अच्छी बात है कि 6 साल से ये एक्टिविटी चल रही है। और दूसरा, इसमें रिसोर्सेज जितने भी इस्तेमाल होते हैं उसमें फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि विदाउट फाइनेंस हम ये सारी एक्टिविटी करवाते हैं, और हमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम पेश नहीं आता। और ख़ास तौर पे मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि विदाउट पार्टिसिपेंट हमारी ये एक्टिविटी सारी जो है वो वेस्टलेस है, वेस्ट जाएगी। तो इसलिए तमाम जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें बेशक टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, किसी भी लेवल के, तो उनका ख़ास तौर पे शुक्रिया कि उन्होंने हमें इतनी देर बर्दाश्त किया, सुना और अपना फीडबैक दिया, रिस्पांस दिया। तो अगेन जितने मुंतज़मीन हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स हैं, और ख़ास तौर पे जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट है, तो इनका मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये होस्ट करते हैं ये सारी एक्टिविटी, और अपना एक पूरा एक वीक इसमें डेडिकेट करते हैं, जो कि किसी भी डिपार्टमेंट लेवल पे इस तरह से टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, ठीक है अली, रात हो रही है, आप भी रेस्ट करें। पता चला था आपने भी कल ऑफिस भी जाना है और सारा लैब को भी टाइम देना है। मेरा ख्याल है हमें यहाँ क्लोज करना चाहिए। चलो ठीक है।